कल हमने आपको फ्रैंकफर्ट स्कूल बताया था और 9 मार्क्सवाद में जो बेसिक एलिमेंट है वो हमने बताया था। अब जरा इसी को हम कंपेयर कर दें, मार्क्सिज्म और नियो मार्क्सिज्म के बीच में थोड़ा तुलना कर दें, देन वी कैन मेक अ बेटर पिक्चर। तो पहला देखेंगे, व्हाट इज द मार्क्सिज्म। अब हमने अगर मार्क्सवाद पढ़ा, अच्छा कल हमने मार्क्सवाद और लोकतांत्रिक समाजवाद के बीच आपको अंतर बता दिया। अब जरा देखें कि यानी कल हमने आपको बता दिया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मार्क्सिज्म एंड सोशलिज्म, एंड नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मार्क्सिज्म एंड नियो मार्क्सिज्म। तो मार्क्सिज्म और नियो मार्क्सिज्म के बीच अगर अंतर हमें करना हो, या न्यू मार्क्सिज्म के बीच या न्यू लेफ्ट के बीच, जो भी आप कह लीजिए, तो हम एक एक पॉइंट पे एकदम क्लियर कट इसका जवाब दे सकते हैं। अगर हम देखें पहला, देखिए मार्क्स अपने आप को मानता था कि इज अ साइंटिफिक सोशलिस्ट। और आपको याद दिला दें, जो भी व्यक्ति विज्ञान को मानता है वो मानता है कि दुनिया में जितने प्राकृतिक नियम है उसी से मानव जीवन संचालित होता है। तो देयर इज सम फिक्स नेचुरल लॉस विच इज इन फैक्ट विच इज इन्फ्लुएंसिंग द ह्यूमन बिहेवियर टू। यानी अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसमें मानव के होने और न होने का क्या मतलब होता है। भाई अगर दुनिया की वैज्ञानिक व्याख्या करेंगे तो हम चाहेंगे धरती को घूमने से रोक देंगे, नहीं रोक देंगे। सूरज को निकलने से रोक देंगे, नहीं रोक पाएंगे। इसका मतलब है whosoever claim that he is a scientist, they want to interpret the social and political life on the principle of natural life, on the principle of natural world। बहुत ध्यान से आप देखिए, जो भी अपने आप को वैज्ञानिक होने का दावा करता है वो सामाजिक और राजनीतिक नियमों को प्राकृतिक विज्ञान की भांति समझने का प्रयास करता है। इसका सीधा सा मतलब है इतिहास वैसे आगे बढ़ रहा है जैसे पृथ्वी घूम रही है। दैट इज साइंटिस्ट इंटरप्रिटेशन। समाज वैसे आगे बढ़ रहा है जैसे पृथ्वी घूम रही है। तो न समाज रुकेगा न इतिहास रुकेगा, क्योंकि अपनी गति है और ये गति पूंजीवाद के विनाश के पश्चात खत्म होगी। स्पष्ट है। यानी फॉर मार्क्स even entire interpretation of history, society is based on scientific principles। इसलिए इतिहास की समझ में विचार, धर्म, इन सब का महत्व नहीं है। What is important factor to understand history and society, and that is economic factors। अच्छा, वैज्ञानिक होने का एक और भी नाम बता सकते हैं, पॉजिटिविस्ट। क्योंकि पॉजिटिविज्म शब्द का प्रयोग सोशियोलॉजिस्ट अगस्ट कॉम्टे ने किया, तो टर्म पॉजिटिविज्म बिकेम वेरी पॉपुलर। तो सही मायने में वैज्ञानिक कहिए, पॉजिटिविस्ट कहिए, एम्पिरिसिस्ट कहिए, मतलब एक ही जैसे होते हैं। अगर आप ये बताते हैं कि हम इतिहास की व्याख्या वैसे कर देंगे जैसे साइंस आगे बढ़ता है, तो मार्क्स ने कहा कि हम इसी इतिहास की व्याख्या के लिए, समाज की व्याख्या के लिए हम इकोनॉमिक फैक्टर्स का प्रयोग करेंगे। और बिल्कुल अगर समाज और इतिहास की व्याख्या वैज्ञानिक रूप में होगी तो देयर इज वेरी लिमिटेड रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग। मानव का तो सीमित भूमिका, जैसे कि अब सूरज रोशनी दे रहा है तो उसमें हमारा होना न होना पता नहीं कितना महत्वपूर्ण है। साइंस डजंट बिलीव इन दैट। ग्रेविटेशनल फोर्स है तो है, अब आप रहिए न रहिए इससे क्या फर्क पड़ता है। साइंस बिलीव इन ए इम्यूटेबल लॉज, अनचेंजेबल लॉज। इसका मतलब है वो वैसे ही इस दुनिया का अनचेंजेबल लॉज है। पूंजीवाद का विध्वंस होगा, इतिहास आगे बढ़ रहा है,
साम्यवाद वैसे आके रहेगा जैसे सूरज उग के रहेगा। ऐसी मार्क्सवाद की वैज्ञानिक व्याख्या है। मतलब इतिहास रुकेगा नहीं, और इसीलिए हम मार्क्स को तो हमने कहा मार्क्स तो हम अलग पढ़ते हैं। उसने इतिहास के जो बहुत सारे स्टेजेस बताए उसमें ये कहा अंत में फाइनली कम्युनिज्म इज अबाउट टू कम, वो आके रहेगा पहला। इसका मतलब है समाज और इतिहास के समझने के लिए वस्तुनिष्ठ नियमों की आवश्यकता है। और अब वो ध्यान से देखेंगे, साइंस बिलीव इन ऑब्जेक्टिविटी। साइंस में सब्जेक्टिविटी नहीं होती। सब्जेक्टिविटी का मतलब है जहां एक ही चीज अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग देखी जाए, अलग अलग समझी जाए, दैट इज सब्जेक्टिव। इसलिए मार्क्स चिंतन में सब्जेक्टिविटी नहीं है। और सब्जेक्टिविटी क्या है? ह्यूमन क्रिएटिविटी। सब्जेक्टिविटी क्या है? ह्यूमन आइडियाज। सब्जेक्टिविटी क्या है? विचारधारा। इन सब चीजों के लिए मार्क्स चिंतन में कोई जगह नहीं है। ये बातें मार्क्सवादी ऐसे मानते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स, और आप देखेंगे इतिहास की समझ के लिए मार्क्स ने न्यूटन का लॉ तो नहीं लगाया, लेकिन इकोनॉमिक फैक्टर्स को लगा दिया। लेकिन और दूसरी बात मार्क्सिस्ट चिंतन में आ गई कि राज्य क्या है? स्टेट एंड गवर्नमेंट इज मेयरली एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड दे बिलीव इन अ कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन। ये मार्क्स के बेसिक प्रिंसिपल है। डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म, यही तो मार्क्स का सारांश है। अब जरा देखेंगे नियो मार्क्सिस्ट किस बात को मानते हैं। अगर नियो मार्क्सिज्म का बेस न्यू लेफ्ट क्या है? द बेस ऑफ नियो मार्क्सिज्म एंड द नोशन ऑफ नियो मार्क्सिज्म इज इमर्ज फ्रॉम 1970s ऑनवर्ड्स। लेकिन उसका आधार माना जाता है, हमें वो विचारक पढ़ने नहीं, एक तो हमें पढ़ना है ग्रामस्की फर्स्ट थिंकर्स में, लेकिन दो ऐसे लोग हैं, लुकाच बिकॉज इज हंगेरियन। तो हंगरी में जो हंगेरियन भाषा में जो उसका इंग्लिश में नाम है वो एग्जैक्टली वैसा नहीं आता। तो ल्यूकाच या लुकास हम इंग्लिश में उसको बोलते हैं, हंगेरियन प्रोनाउंसिएशन का ल्यूकाच ही है। दूसरा है ग्रामस्की। अगर नव मार्क्सवाद का बेसिक आधार देखना हो तो हम लुकास और ग्रामस्की को देखते हैं। और न्यू लेफ्ट भी तो उन्हीं सारे आधारों को बताता है। न्यू लेफ्ट की बात करिए, ल्यूकास की बात करिए, ग्रामस्की की बात करिए। ग्रामस्की में थिंकर से पढ़ना है, ल्यूकास नहीं पढ़ना है। और उसके बाद तो आधुनिक युग में समकालीन विचारों की बात करें, हैबरमास, इनका उल्लेख हम डेमोक्रेसी में करेंगे। हैबरमास, डेमोक्रेसी, लेजिटिमेसी, इन सब चीजों का प्रयोग हम हैबरमास, तो ये सब लोग मुख्य हैं जो न्यू मार्क्सिस्ट थॉट के मूल प्रोपाउंडर हैं। और खास तौर पे आप देखेंगे उसके बाद तो अल्थ्यूसर वगैरह बहुत सारे लोग हैं। लेकिन इनकी जो बेसिक मान्यता क्या है, इस समाज को समझने के लिए इकोनॉमिक्स ही नहीं बल्कि व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की समझ भी आवश्यक है। अगर हम समाज को समझना चाहते हैं, इतिहास को समझना चाहते हैं, तो साइकोलॉजी इज मोर हेल्पफुल देन इकोनॉमिक्स। दूसरी बात है कंससनेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन मैटेरियल कंडीशन। अच्छा, आर्थिक परिस्थितियां क्या है? भौतिक परिस्थितियां। बात को बहुत सामान्य शब्दों में बता दें, विचार पहले आया या वस्तु? विचार वस्तु को निर्धारित करता है, वस्तु विचार को बनाती है। अब ये देखिए मार्क्सिज्म में क्या है, ये आर्थिक परिस्थितियां क्या है? मैटेरियल कंडीशन। अब मैटेरियल कंडीशन क्या है? शहर, उद्योग, पूंजीवाद। और मार्क्स ने बात बड़ी अच्छी बात है, जर्मन आइडियोलॉजी मार्क्स ने कहा कि जिसके पास अर्थ पर नियंत्रण होता है उसी का सरकार होती है, और जो सत्ताधारी वर्ग है वही अपना विचार लेकर आता है। समाज में एक ही विचार चलता है, दैट इज द आइडिया ऑफ रूलिंग क्लास, मार्क्स ने कहा। इसका मतलब है
आपका विचार बेरोजगारी से प्रभावित हो रहा है किसी और से? आपकी मैटेरियल कंडीशन क्या है? अपनी कंडीशन आप बताइए कि आपको क्या हो रहा है, कि आपकी भौतिक परिस्थितियां क्या है। जैसे मार्क्स बता रहे हैं मैटेरियल इकोनॉमिक कंडीशन। मैटेरियल कंडीशन का मतलब है आप दिल्ली में रह रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं, बेरोजगारी सता रही है, परिवार ठांस रहा है, ये मैटेरियल कंडीशन है। अगल बगल बहुत सारी चीजें बिक रही है लेकिन पैसा नहीं है खरीदने के लिए। कई बार आइसक्रीम दो दो तीन तीन बार खाने का मन करता है, बजट देख के दिल बैठ जाता है। किसी को गिफ्ट अच्छा देने का मन करता है लेकिन बजट है नहीं। मैटेरियल कंडीशन। मार्क्स कहता है कि भौतिक परिस्थितियां विचार बनाती है। इसे क्रांति की चेतना कहां से आती है? भौतिक परिस्थितियों। इनकी बात उल्टी है। ये कहते हैं एन आइडिया कैन चेंज द लाइफ। इसका मतलब है अगर पूरी मार्क्स से समझ आप, हमने फिर बार बार कहा कि मार्क्स का विचार तो हमने बताया नहीं, बात बहुत सिंपल सी है। मार्क्स से इतिहास को देखेंगे तो इकोनॉमी, समाज को देखेंगे इकोनॉमी, राज्य को देखेंगे इकोनॉमी, धर्म को देखेंगे इकोनॉमी। मार्क्स ने वो सिस्टमेटिक व्याख्या कर दी। धर्म, विचारधारा, इन सब का कोई महत्व होता नहीं, दे आर द आउटकम ऑफ इकोनॉमी, विचार। लेकिन नौ मार्क्सवादी ऐसा नहीं मानते। नौ मार्क्सवादी कहते हैं विचार भौतिक परिस्थितियों से उत्पन्न नहीं होते, बल्कि व्यक्ति एक सजीव प्राणी है, चेतन प्राणी है। और ऐसा तो माना जाता है कि व्यक्ति विचारों से भौतिक परिस्थितियों पर नियंत्रण कर लेता है। उल्टा जाता है। तो कई बार आपने देखा होगा आज भी जो समाज के किसी भी फील्ड में है, शिखर पे हैं, एक समय में आर्थिक रूप में वो बहुत गरीब थे। ये कॉमन फीचर है। अब हम ये नहीं कहते कि 100 के 100 लोग होंगे, लेकिन 100 लोग अगर टॉप पे हैं तो उसमें 99 की बायोग्राफी उठा के पढ़िए। उन्होंने जीवन में बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियां देखी, बड़ी समस्याएं देखी, लेकिन विचारों से भौतिक परिस्थितियों पर नियंत्रण पाया जा सकता है या नहीं? अब बताइए, अगर हमने ये मान लिया कि भौतिक परिस्थितियां ही हमें निर्धारित करती हैं, इसका मतलब मेरे होने का कोई मतलब ही नहीं है। अब बताइए, अगर भौतिक परिस्थितियां हमें निर्धारित करती तो मेरा विशिष्ट महत्व क्या है? आप ये बताइए। भौतिक परिस्थितियां हमें भी निर्धारित कर रही हैं, आपको भी, आपको भी, आपको भी। इसका मतलब तो हम ऐसे हो गए जैसे फैन हो गया। फैन की स्पीड एक है, साइज एक है, दाम एक है, व्यक्ति रहे या नहीं रहे। इसे आप याद रखिए, यहीं पे मूल डिबेट आ जाता है। ल्यूकास, ग्रामस्की, हैबरमास, इन सब का एक ही पॉइंट पे चिंतन आ जाता है। इट इज विचार, कंससनेस, इट इज साइकोलॉजी, एंड इट इज आइडियाज एंड आइडियोलॉजी विच शेप्स ह्यूमन लाइफ। विचारों से, और इसलिए जब तक आप विचार नहीं देखेंगे, जब तक आप कंससनेस नहीं देखेंगे, और सच पूछे राज्य का निर्माण भी तो विचार ही है। हिस्ट्री लिखी गई विचार ही तो है। हिस्ट्री लिखी गई विचार है, राज्य का निर्माण विचार है। और सच पूछिए समाज के परिवर्तन के लिए भी आप विचार दे रहे हैं। तो दैट इज अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन। तो नौ मार्क्सवादी, चाहे ल्यूकास, ग्रामस्की, हैबरमास, एक ही बात कहते हैं कि मूल रूप में दुनिया विचारों से निर्धारित होती है, भौतिक परिस्थितियों से। इनसे पूछा कि अच्छा भौतिक परिस्थितियां एकदम काउंट नहीं करते? उनका नहीं, एक फैक्टर है। मैटेरियल कंडीशन इज ऑल्सो फैक्टर, दे आर नॉट डिनाइंग दैट। उनका नहीं, आर्थिक कारण भी एक एलिमेंट हो सकता है। एक एलिमेंट माना, लेकिन और एलिमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और ल्यूकास तो हंगेरियन था, और जब सोवियत संघ की क्रांति हुई, साम्यवादी क्रांति हुई, तब उसके बाद वो अपना विचार दे रहा था, और उसने देखा किस तरीके से विचारों से दुनिया को बदला जा सकता है। और ये भी उन्होंने देखा पूंजीवाद अपनी शक्ति के कारण प्रभावी नहीं है, विचार के कारण। आपको क्या लगता है पूंजीवाद ने और राज्य ने अपनी जड़ें इसलिए जमा ली कि उसके पास तलवार थी, शक्ति थी, पैसा था,
या उसके पास विचार दिया, उसने विचार दिया। इसका मतलब है नव मार्क्सवादी क्या मानते हैं, वैचारिक ताकत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है आर्थिक ताकत की तुलना में। आर्थिक ताकत है, वैचारिक ताकत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। सही है, ये विचार है, विचार ही है। वैचारिक ताकत कितनी महत्वपूर्ण होती है, विचारों से कैसे आप दुनिया को जीत सकते हैं। बाबा रामदेव इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल। 10 साल पहले गंगा नदी से ये साइकिल से पानी भरते थे आश्रम तक। आज बाबा रामदेव के पास अपना चार्टर्ड एयरक्राफ्ट है। बाबा रामदेव कंपनी भारत की 5 बड़ी कंपनी में एक है। बाबा रामदेव ने क्या किया, सांस लो छोड़ो, सांस लो सांस छोड़ो। ये बताइए, बाबा रामदेव ने तमंचे पे डिस्को करके क्रांति की? माओवादी सफल हुए, बाबा रामदेव माओवादी AK-47 लेकर लड़ रहे थे। माओवादी समाज बदलना चाहते थे, AK-47 लेकर लड़ रहे थे, हिंसा के लड़े थे, हार गए। बाबा रामदेव जीत गए। इसलिए इस दुनिया को जीतना है, एन आइडिया कैन चेंज द लाइफ। और एक बार बस कहा सांस लो सांस छोड़ो, उसका पतंजलि का चौनप्राश खाओ। केस क्रांति और कौन सा दंत मंजन, और बाबा रामदेव और MDH मसाला वाला, ये दो लोग इतने होशियार है दोस्तों। दोनों अपना प्रचार खुद ही करते हैं, प्रचार पे पैसा नहीं खर्च करते। MDH मसाले वाले को आपने देखा होगा, MDH मसाला वाला कुछ दिनों पहले तांगा खींचता था, तांग रिक्शे वाला था, और दुनिया का सबसे वृद्ध CEO है, सबसे अमीर CEO, सबसे वृद्ध है, 95 ईयर्स की उम्र में नाचता है। एन आइडिया कैन चेंज द लाइफ, है कि नहीं है? विचार दुनिया को बदलता है। अब इसी बात पे पूरा कंटेंशन है। और आप देखिए, इसका मतलब है समाज में 2 प्रकार के विचार हैं, एक पूंजीवादी, दूसरा साम्यवादी। और पूंजीवादी विचार समाज में ज्यादा प्रभावशाली हो गया, इसे पूंजीवाद बन गया। और अगर पूंजीवाद को हटाना हो तो साम्यवादी विचार प्रभावशाली बनाइए। अब आप देखें, मार्क्सवाद और नव मार्क्सवाद में चिंतन आए कि नहीं? मार्क्सवादी कहते हैं कि नहीं, हमारे इकोनॉमी पे जिस दिन नियंत्रण हो जाएगा हम पूरी दुनिया बदल देंगे। नव मार्क्सवादी कहते हैं अरे इकोनॉमी पे आपका नियंत्रण हो ही नहीं पाएगा, पहले तो विचार पे नियंत्रण करिए। और पूंजीवाद ने कैसे विचार पर नियंत्रण कर है, बर्मास जैसे लोगों ने बड़ी अच्छी तरीके से बताया है। मीडिया इंडस्ट्री है, बर्मास जैसे लोगों ने इतनी अच्छी तरीके से बताया है पूंजीवाद ने कैसे आपके विचारों पर पूरा नियंत्रण कर रखा है मीडिया के द्वारा। और मीडिया के द्वारा बता दिया गया है कि अगर बच्चा हॉर्लिक्स पिएगा तभी लंबा होगा, और अगर कोई बच्चा है और जॉनसन जॉनसन का बेबी पाउडर नहीं लगाएगा तो अच्छा स्वस्थ बच्चा नहीं होगा। ये सब घर में यूज होने लगे कि नहीं? ये अभी बताइए, जो चीजें घर में यूज हो रही हैं उनका वैज्ञानिक महत्व है या वैचारिक महत्व है? इट इज स्टिल येट टू बी प्रूव्ड दैट दीज आर बेनिफिशियल फॉर द चाइल्ड। विज्ञान प्रमाणित नहीं करता, लेकिन प्रमाणित कौन करता है? प्रचार। और प्रचार वाले क्या है, डॉक्टर को पैसा दे दिया, डॉक्टर साहब थोड़ा सा बच्चों को बता दिया ना जॉनसन जॉनसन। अरे सरसों का तेल मालिश होता था पहले, बच्चे बहुत हट्टे कट्टे होते थे। अपने कभी दादा उधर जाके पूछेगा कि दद्दू आपका जॉनसन जॉनसन मालिश हुआ था क्या? दद्दू ज्यादा ताकतवर है आज की जनरेशन। इसलिए एन आइडिया कैन चेंज द लाइफ। और इसलिए अगर एक अच्छा आदमी बनना है तो एक परफ्यूम होना चाहिए नंबर 1, रेड एंड टेलर का सूट होना चाहिए परफेक्ट मैन दिखने के लिए। और याद रखिए, परफेक्ट वुमन दिखने के लिए कुछ विशेष किस्में परिधान होने चाहिए। दुनिया बावरी हो गई और पूंजीवाद ने ऐसा नियंत्रण कर लिया दोस्तों कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम विचारों के इसी दुनिया में अधीर हो गए। क्रांति करने सोचिए, उसी पूंजीवाद में रह के हम जश्न मना रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, हुक्का पार्टी भी शामिल हो रही है। पूंजीवाद ने किस पे नियंत्रण किया? कंपनी पर या शैक्षणिक संस्थाओं पर? और अगर आप विचार पर नियंत्रण करना चाहते हैं
प्रेस आपके हाथ में होना चाहिए, मीडिया आपके हाथ में होना चाहिए, न्यूज़पेपर आपके हाथ में होना चाहिए, तमंचा नहीं। और ये आपके हाथ में होगा, तमंचा अपने आप आ जाएगा। तमंचा होगा, ये आ जाए, गारंटी नहीं है। और आज अब तमंचे से कितना समाज चेंज कर पाएंगे? लोकतंत्र आ गया है, पढ़े लिखे लोग हैं, बदल नहीं पाएंगे। इसलिए आप याद रखिए, ये पूंजीवादी विचार हांगकांग पर इतना हावी है कि साम्यवादी सरकार उनके विचार नहीं बदल पा रही है। कहते ना भाई, हम तो पूंजीवाद अपनाएंगे, हमारा यही सब सिस्टम रहेगा। अंतर हुआ कि नहीं हुआ? एक ही बात को लिखना है, जैसे मर्जी लिख दीजिए। हम पॉइंट बता दे रहे हैं, आपके नोट्स में लिखा है, अच्छे से विस्तार से लिखा है कि नहीं लिखा है? विस्तार से लिखा है चीजों को, बस हम पॉइंट, आपको की डिफरेंस कहां पे आ रहा है। दूसरा, मार्क्सिस्ट बिलीव इन पॉजिटिविज्म, scientific thought. Neo-Marxists believe in human action and subjectivity. They believe in human action, humanism, and subjectivity. ऑब्जेक्टिविटी की बात मत करिए, विज्ञान की बात मत करिए। अब कितना फर्क देखेंगे। और हमने पहले बता दिया, जो विज्ञान की बात करेगा वो मानवीय क्षमता को, क्रिएटिविटी को नीचे रखेगा, क्योंकि साइंस बिलीव इन ऑब्जेक्टिव लॉस। और हमने पहले बता दिया, साइंस तो वस्तुनिष्ठ नियमों में विश्वास करता है, उसमें मानव का आना ना आना कोई मतलब नहीं होता। मानव तो ऐसा लगता है जैसे मकान में लगे हुए ईंट जैसा है। नो मार्क्सवादी क्या करते हैं, नो नो नो, ह्यूमन एक्शन मोर इम्पोर्टेंट देन द साइंटिफिक लॉस। और जब मानवीय समाज की बात होगी, इतिहास की बात होगी, तो सच पूछिए, मानववाद, मानव का मत तो पहले आएगा। सब्जेक्टिविटी, यानी हर व्यक्ति का नजरिया अलग अलग होगा। और एरिक फ्रॉम भी न्यू लेफ्ट के ही व्यक्ति थे, और एरिक फ्रॉम ने कहा भी कि आज के विज्ञान ने जो सबसे बड़ा नुकसान किया है, मानव को भी विज्ञान की तरह देखना शुरू कर दिया। अच्छा, विज्ञान में हमेशा यूनिवर्सलिटी खोजी जाती है, विशिष्टता नहीं। विज्ञान में हमेशा यूनिफॉर्मिटी खोजी जाती है। जब उसमें कोई एक्सेप्शन होता है तो साइंटिस्ट चौंकता है, यार ये एक्सेप्शन कहां से आ रहा है, ये रूल नहीं हो सकता, इसको हटाओ पीछे। और एक खास बात है, और इसी विज्ञान का बढ़ता प्रभाव है कि विज्ञान से मानव को समझने की प्रवृत्ति कैसी है। अब किसी डॉक्टर के पास जाइए, क्या करेगा? कुछ नहीं पूछेगा, आप बैठ गए, कुछ नहीं बात करेगा, पहले यहां लगाएगा, ब्लड प्रेशर नापेगा, उसके बाद फिर देखेगा कि इनका वजन कितना है, लिखेगा हाइट कितना है, सब कॉम्बिनेशन, आपसे कुछ पूछेगा ही नहीं। उसके बाद मुंह में कुछ और लगा देगा, स्टेथोस्कोप लगा के आगे पीछे सब नाप नूप लेगा, पता नहीं क्या करता है, केवल डेटा लेता है। और उसको लगता है कि हर बॉडी का डेटा यही है, हर व्यक्ति को ट्रीट करने का यही तरीका है। याद रखिए, साइंस का हर पैटर्न फिक्स होता है। अब देखिए, कई बार आपने देखा होगा, किसी भी अच्छे डॉक्टर के एरिया से जाइए, उससे जो प्रिस्क्रिप्शन लीजिए, हर डॉक्टर वही बताएगा, हाँ यार यही यही ट्रीटमेंट का पैटर्न है, एक ही पैटर्न है। साइंस बिलीव इन यूनिवर्सलिज्म, ऑब्जेक्टिविटी, साइंटिफिकनेस। लेकिन अब आप याद रखिए, सूरज की व्याख्या करिए, साइंस से ठीक चलेगा। फैन की व्याख्या करिए, साइंस से चलेगा। मानवीय समाज इतिहास की व्याख्या विज्ञान से होगी या विचारों से होगी? और ह्यूमन एक्शन ने क्या किया? धर्म पैदा किया। ह्यूमन एक्शन से क्या हुआ? विचारधारा पैदा हुई। ह्यूमन एक्शन, इसका मतलब है कोई ऐसा आज तक सार्वभौमिक नियम बना ही नहीं जो सभी व्यक्तियों के लिए एक ही जैसे अध्ययन पैदा कर दे। सो डोंट क्लेम टू बी ए साइंटिस्ट इन ए ह्यूमन सोसाइटीज। तो समाज के अध्ययन में, इतिहास के अध्ययन में, डोंट क्लेम दैट यू आर अ साइंटिस्ट। आप साइंटिफिक होने की बात मत करिए। इसलिए फिर ये चेंज आ गया। तीसरी बात है, नौ मार्क्सवादियों ने क्या दिखा?
नव मार्क्सवादियों ने क्या देखा? परंपरागत मार्क्सवाद में राज्य को केवल शोषण की एजेंसी के रूप में माना गया। नव मार्क्सवादियों ने कहा देखिए, राज्य का एक रूप तो शोषण करता है, क्योंकि राज्य के दो आधार हैं, इसको समझना पड़ेगा। एक तो है, एक है पुलिस है, जो राज्य का पहला बेस है, पुलिस है, आर्मी है, फोर्स है, दैट इज एक्सप्लॉयटेटिव, ये दमनकारी है, रिप्रेसिव है। लेकिन राज्य का एक दूसरा भी आधार है, आइडियोलॉजिकल। देयर इज वन अदर ऑपरेटर दैट इज आइडियोलॉजिकल इन नेचर। जो राज्य का वैचारिक आधार है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। द आइडियोलॉजिकल ऑपरेटर्स इज वेरी सिग्निफिकेंट। और ये जो वैचारिक आधार राज्य का है, वो क्या है? राज्य की शक्ति, मार्क्सवादी यही मानते थे, पुलिस और आर्मी में है। और पुलिस आर्मी किसके पास होगी? जिसके पास अर्थव्यवस्था पे फैक्ट्री कल कारखाने होंगे, उसी के पास पुलिस और आर्मी होगी। पहली बार ल्यूकास हो, ग्रामस्की हो, इनके सबके वैचारिक ही जैसे हैं। और राज्य का वैचारिक आधार क्या है? कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट इज आइडियोलॉजिकल ऑपरेटर्स ऑफ ए कैपिटलिस्ट स्टेट। राज्य तो पूंजीवादी है, दिखा कैसा रहा है? कल्याणकारी। राज्य पूंजीवादी है, उसका आइडियोलॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है? इंटरनेशनल योगा डे, आइडियोलॉजिकल ऑपरेटर्स है। राष्ट्रवाद आइडियोलॉजिकल ऑपरेटर्स है, क्योंकि वैसे तो आप नियंत्रित होंगे नहीं। लेकिन अब इन सब बातों पर दगा दिया जाए, राज्य क्या पैदा कर रहा है? शिक्षा पैदा कर रहा है, पेंशन दे रहा है। अब राज्य अगर 72,000 रुपए देगा तो राज्य शोषणकारी समझा जाएगा या भलाई की संस्था? अब बताइए, ऐसे राज्य के खिलाफ क्रांति करने कौन तैयार होगा? क्रांति करने कौन तैयार होगा? ये फर्क आ जाए। और आप याद रखिए, ये नौ मार्क्सवादी कहाँ के लोग थे? यूरोपीय थे, अमेरिकन थे। और आप जानते हैं, आफ्टर 1945 और पर्टिकुलरली आफ्टर 1970s राज्य का एक बड़ा कल्याणकारी रूप सामने उभर कर आया, जो पहले नहीं था। पूंजीवाद ने बड़ी होशियारी से अपना कैरेक्टर चेंज कर लिया। पूंजीवाद को जस्टिफाई करने के, लेजिटिमाइज करने के लिए वैचारिक आधार डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र क्या है? वैचारिक आधार है। डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, और आजकल तो ऐसे से वैचारिक आधार आ रहे हैं, गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, राइट टू इंफॉर्मेशन, सिटीजन चार्टर। ये कहेंगे ये सब अच्छे शासन के आधार हैं। गरीबी, बीमारी को दूर कर देना अच्छे शासन का आधार है, पूंजीवाद का विनाश कर देना या गुड गवर्नेंस? पूंजीपतियों ने नरेटिव ही चेंज कर दिया, विश्लेषण पूरा पूरा का पूरा बयान ही चेंज कर दिया। अगला देखेंगे, ये कहते हैं रेवोल्यूशन, क्रांति करिए। लेकिन ये पूछते हैं क्रांति करने वाला है कहाँ? पहले ढूंढो तो, कौन क्रांति करना चाहता है? अच्छा, आप तो शहर में रहते ही हैं, आपको शहर में कोई क्रांतिकारी दिखा है? दिल्ली में किसी क्रांतिकारी से भेंट आपकी हुई? यूनिवर्सिटी में हो सकता है, यूनिवर्सिटी में किसी क्रांतिकारी से भेंट हो गई हो, वो भी चुनाव जीतने के लिए। उसके अलावा सब क्रांतिकारी वर्ग मतलब है नहीं। याद रखिए दोस्तों, आज व्यक्ति क्रांतिकारी, मार्क्स कह रहा क्रांति करेंगे, अरे क्रांति करने वाला है कहाँ, ये तो बताओ। और इसलिए हर्बर्ट मार्क्यूज ने कहा, हैबरमास ने कहा कि आज का जो युवा है उसकी जो आत्मा है शरीर में नहीं है, कार में है। और उसने कार में बड़ा सा म्यूजिक सिस्टम लगा रखा है और बाकायदा गीत संगीत में मस्त है। और इसलिए आप देखेंगे क्रांति की संभावना दिख नहीं रही है। क्रांति करने वाला सर्वहारा है ही नहीं है, क्योंकि सर्वहारा की स्थिति लगातार अच्छी होती गई। सर्वहारा ने अब मकान बनवा लिया, एशियन पेंट से पुतवा लिया, उसके बाद लंबी सी कार खरीद ली, अब तो पार्टी में जा रहा है, अब तो वो डिओड्रेंट लगाने लगा, परफ्यूम, डिओ, और अब ऐसे ऐसे लग्जरियस सोफा रखने लगा, बड़ी सी सोने की टीवी, सोफा। आपको लगता नहीं
हर घर का पैटर्न एक जैसा होता है, ये मानव की विशेषता है या विज्ञान? एक याद रखिए, अगर आप हर घर में जाएं कुछ अलग दिखे तो समझिए मानव वहां रहता है। आजकल किसी घर में चले जाए एक सेट पैटर्न होगा, सोफा होगा ही, टीवी लगी रहेगी, दो चार ठे मेज कुर्सी इधर उधर, वही चीज, वही गिलास का पानी, वही चाय, वही, ये क्या तरीका है दोस्तों? इसे और सबके वही, सब वही जीन्स, सब वही ट्राउजर। और आप देख लीजिए जो लोग भी अब जो मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं कपड़े सेट है, विचार ऐसा आ गया क्रांति करने को तैयार है। इसलिए अब हकीकत यह है दोस्तों, क्रांति की संभावना बची नहीं है। तो मार्क्सवाद से पूछा गया फिर मार्क्सवाद का सपना आएगा नहीं? अगर उनका कहना ना हम पूंजीवाद तोड़ेंगे, तो उनसे पूछा कैसे तोड़ेंगे? उन्हें कहा डेमोक्रेसी से। इसलिए नियो मार्क्सिस्ट बिलीव इन रेडिकल डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। और हम डेमोक्रेसी पढ़ेंगे आगे। तो डेमोक्रेसी में रेडिकल क्या होता है, सहभागी क्या होता है, इसकी बात ही करते हैं। तो दे बिलीव इन आमूलकारी लोकतंत्र या सहभागी लोकतंत्र। They believe in a participative democracy, a radical democracy. That is the core of neo-Marxism. इसलिए आप कहेंगे नियो मार्क्सिज्म पूंजीवाद के भी आलोचक हैं, ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट के भी आलोचक हैं, दोनों की बात है। इसमें क्रिटिकल थ्योरी कहा गया। पूंजीवाद के आलोचक तो ही है, क्योंकि अगर नव मार्क्सवादियों से कहेंगे कि भाई एक दल की सरकार स्वीकार कर लो, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व नहीं है। ये सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व तो एक दल की सरकार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इनके साथ शासन ऐसा नहीं हो सकता। और आमूलवादी लोकतंत्र के मतलब आगे आपको बता देंगे, लोकतंत्र में पूरा पढ़ना है। बस एक लाइन में अगर आप समझना चाहें तो लोकतंत्र केवल सरकार का रूप नहीं है, लोकतंत्र में समाज और अर्थव्यवस्था का भी परिवर्तन होना चाहिए। ये तो रेडिकल डेमोक्रेसी। इन रेडिकल डेमोक्रेसी का मतलब है डेमोक्रेसी शुड नॉट बी इन ओनली इन ए पॉलिटिकल डोमेन, बट इट शुड बी इन द इकोनॉमिक एंड सोशल डोमेन टू। ये आधार, यही नव मार्क्सवादियों की बात है। अब आप बताइए, लेकिन अब आप फिर कहेंगे कि यार नव मार्क्सवादी फिर उपाय क्या बताते हैं, चेंज कैसे होगा? अब उपाय वही वैचारिक है, और विचार तो पूंजीवाद का इतना प्रभावशाली है कि विचारों की जंग में ये जीत पाएंगे, कहना बड़ा ही कठिन है, कहना बड़ा कठिन है। तो निष्कर्ष आप लिख लीजिए, व्हाट इज कंक्लूजन। ये देखिए सब आपके नोट्स में लिखा है कि नहीं लिखा है? हमने पॉइंट केवल बता दिया, समझा दिया इसके मतलब क्या होते हैं आपको। लिख लीजिए, निष्कर्ष लिख लीजिए। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछूं तो मैं समझ पाऊंगा आप समझेगा आप नहीं। परंपरागत मार्क्सवादी मानते हैं समाज दो क्लास में बटा हुआ है, ये भी ऐसा मानते हैं क्या? ऐसा नहीं मानते। मतलब समाज में अनेक समूह होते हैं, अनेक, तो ऐसा मानते नहीं। निष्कर्ष आप लिख लीजिए। वर्तमान उदारीकरण भूमंडलीकरण के दौर में in the present days of liberalization and globalization, नव मार्क्सवादी विचार ज्यादा प्रासंगिक प्रतीत होते हैं। Neo-Marxist ideas appears more relevant नव मार्क्सवादी विचार ज्यादा महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं। यद्यपि मार्क्सवाद और नव मार्क्सवाद को
मार्क्सवाद और नव मार्क्सवाद को पूर्णतः विरोधाभासी मानना उचित नहीं है। It can't be explained that both are paradoxical, both are opposite in their nature. मार्क्सवाद और नव मार्क्सवाद को पूर्णतः विरोधाभासी मानना उचित नहीं है, क्योंकि नव मार्क्सवादी विचार मार्क्स के ही युवा विचारों पर आधारित हैं। The neo-Marxist thought is inspired from the ideas of young Marx. नव मार्क्सवाद के विचार मार्क्स के युवा या तरुण मार्क्स, यंग मार्क्स को हिंदी में तरुण मार्क्स के विचारों पर आधारित हैं। इसलिए देखिए, ये निष्कर्ष अपने आप इंपॉर्टेंट है। यानी ये कहना कि मार्क्स में लोकतंत्र की बात नहीं थी, मानववाद की बात नहीं थी, ह्यूमन एक्शन की बात नहीं थी, ये कहना पूर्ण तौर पर जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि युवा मार्क्स के विचार ऐसे थे। जो हम मार्क्स से चिंतन पढ़ते हैं तो जो 1848 के पहले जो मार्क्स ने लिखा था उसमें नव मार्क्सवाद का सीधा आधार दिखाई देता है। ये कहना कि ये दोनों एकदम विरोधी है, ये सही नहीं है। बल्कि एक विचारक हैं मैक्लेलैंड, उन्होंने बात कही भी है कि दे आर बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो नव मार्क्सवाद और नव मार्क्सवाद एकदम से विरोधी नहीं। अब लास्ट हेडिंग है समाजवाद का भविष्य। अब देखिए, नव मार्क्सवाद में तो मार्क्सवाद का भविष्य आ गया, अभी मार्क्सवाद की प्रासंगिकता आ गई नव मार्क्सवाद में। अगर कोई आज के दौर पर मार्क्सवाद की प्रासंगिकता की बात करे तो हम नव मार्क्सवाद की बातचीत करेंगे। इसलिए अच्छा, कुछ लोग तो ये कहते भी हैं, ऐसा आपको नहीं लगता कि वर्ष 2008 के बाद कैपिटलिज्म इज इन क्राइसिस? वर्ष 2008 के बाद पूंजीवाद खतरे में है, पूंजीवाद संकट में है। और मार्क्स ने कहा था जब जब पूंजीवाद संकट में आएगा साम्यवाद उत्पन्न होगा। ऐसा है क्या? क्या हम साम्यवाद के एक दोबारा पारी की उम्मीद कर सकते हैं क्या? मुश्किल है। साम्यवादी की दोबारा पारी की उम्मीद तो नहीं कर सकते, तो लेकिन क्या नव मार्क्सवादी विचारों की उम्मीद कर सकते हैं क्या? इसे याद रखिए, आज की दुनिया में एक दल का शासन लगाना मुश्किल हो जाएगा। इसे हो सकता है कि पूंजीवाद में खतरे हैं, पूंजीवाद एक परफेक्ट आइडियोलॉजी नहीं है, उसकी तमाम विसंगतियां हैं, लेकिन उसके एवज में मार्क्सवाद फिर से पुनर्जीवित हो जाएगा। वो लेनिन वाला शासन, एक दल का शासन, ये होने तो नहीं जा रहा है, ऐसा मुश्किल है। लेकिन समाजवाद प्रासंगिक रहेगा, आज भी है, आने वाले समय में भी रहेगा। और मार्क्सवाद समाजवाद का एक रूप है, एकमात्र नहीं। मार्क्सिज्म इज वन कंपोनेंट ऑफ सोशलिज्म। समाजवाद का महत्व आज भी है, 21वीं शताब्दी में भी रहेगा। कैसे? और इसमें यह भी आपको दिख जाएगा, इसका मतलब है दैट इज चैलेंज फॉर कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी एंड लिबरल आइडियोलॉजी। अगर ये कहा जाए उदारवाद दुनिया की एकमात्र विचारधारा बन गई तो बात गलत है, बात गलत है। कैसे? अगला आश्चर्य है समाजवाद का भविष्य, फ्यूचर ऑफ सोशलिज्म। इसको हटा दें, कुछ पूछना हो तो आप बताइए। हाँ, उसका तो हम बता रहे हैं, उसी को हम बताया जा रहा है। यहां तो कोई अंतर में अगर आपको, आप पहले से पढ़ के आते हैं, अगर पहले से पढ़ के आ रहे हैं तो फिर बात और भी क्लियर हो जाती है। और हमेशा पहले से पढ़ के आने का फायदा ही होता है, शब्दों की समझ आपको ज्यादा होती है। जब पहले से नहीं पढ़ के आते फिर थोड़ा सा मामला गड़बड़ होता है। हटा दें इसको फिर।
अब जरा देखिए, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ सोशलिज्म? कि समाजवाद का क्या भविष्य होगा? देखिए, फ्यूचर ऑफ सोशलिज्म की बात कीजिए तो पहले जरा इधर देखिए। एक तरफ दुनिया में 9 उदारवादी नीतियां हावी हैं, और 9 उदारवादी नीतियों का एक दूसरा नाम है भूमंडलीकरण। क्योंकि आप देखेंगे, नियो लिबरल पॉलिसी का दूसरा नाम क्या है? ग्लोबलाइजेशन। नियो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब है बाजारवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और जब पूरी दुनिया में मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिज्म का विस्तार हो जाए तो दैट मीन्स अ नियो लिबरल आइडियोलॉजी। ये नव उदारवादी विचारधारा है। और एक बात आप जानते हैं, नव उदारवादी विचारधारा में किस बात को बढ़ावा दिया गया है? मार्केट। दूसरी बात है, नव उदारवादी विचारधारा में लिबर्टी, इफिशियंसी, दक्षता, कुशलता, कैपेबिलिटी, जो भी आप कह लीजिए, इफिशियंसी, कैपेबिलिटी। नव उदारवादी हमेशा दक्षता, कुशलता की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, बाजारवादी अर्थव्यवस्था, और ये कहते हैं मिनिमल स्टेट। न्यूनतम राज्य, यानी राज्य का काम कम से कम होगा, बाजारवादी अर्थव्यवस्था का महत्व ज्यादा होगा, राज्य कम से कम मामलों में हस्तक्षेप करेगा। दैट इज मीनिंग ऑफ मिनिमल स्टेट। ये तो आप जानते हैं, बता चुका हूं मैं पहले, नव उदारवाद। अब बताइए, एक तरफ तो मार्क्सवाद खतरे में गया, एक तरफ तो कल्याणकारी राज्य का विचार भी समस्याग्रस्त हुआ। भाई देखिए, लेकिन क्या नव उदारवाद, जो उदारवादी कहते हैं, नव उदारवाद को मान लिया जाए, इसी को स्वीकार कर लिया जाए, या इसमें कुछ आपको खामियां दिखती हैं? आपके हिसाब से क्या समझ? भाई देखिए, हमें मार्क्सवाद तो पीछे गया 91 के बाद, मार्क्सवाद भी पीछे गया, समाजवाद में भी संगतियां आ गई, लोकतांत्रिक समाजवाद, वेलफेयर स्टेट भी खतरे में आया। क्यों खतरे में आया, भी आपको बता देंगे। तो सवाल यह है, नव उदारवाद को माना जाए या न माना जाए, आपका क्या मत है इस पे? नॉजिक, हायक, फ्रीडमैन, इनके विचार को अपना लिया जाए या अपनाया ही जा रहा है? अच्छा, मतलब एज इट इज जो उन्होंने कहा था वही अपनाया जा रहा है। तो सवाल है, इनमें खामियां क्या हैं? आप इसमें क्या खामियां पाएंगे? क्या अच्छाई आपको दिखती है इसमें? या सारी खामी है या केवल अच्छाई है? ये तो जानते हैं, किसी एक विचार में केवल अच्छाई होती, दूसरा विचार हम पढ़ते ही नहीं। एक विचार केवल बुरा होता तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्या समस्या क्या है, परिणाम क्या होगा, तो उन्होंने बता दिया है। क्या उससे हो जाएगा? देखिए, वास्तविकता है। अब देखिए, जब आपने सामान्य बात में इसी बात को हम थोड़ा इसको तकनीकी शब्द दे दें। आपने कहा एकदम सही जवाब दिया। अगर नव उदारवाद की बेसिक समस्या है, अमीरों को फायदा होगा, गरीबों को घाटा होगा, गरीब गरीब होंगे, अमीर अमीर होंगे। इसी बात को मैं से कह दें, ये सामाजिक डार्विनवाद की स्टोरी है। जो शक्तिशाली होगा वो सरवाइव करेगा। इसका मतलब है, नव उदारवादी समाज में अगर इफिशियंसी, कैपेबिलिटी आप मानेंगे, तो फिर वंचित वर्गों के लिए न जगह होगी, न बच्चों के लिए, न बूढ़ों के लिए। उपभोक्तावाद समाज त्रस्त हो जाएगा, पर्यावरण ध्वस्त हो जाएगा। आज के दौर में नव उदारवाद, बाजारवाद, भूमंडलीकरण ने कंज्यूमरिज्म पैदा कर दिया है। एमएनसीज कंपनी के हित, नॉम चॉम्स्की ने यही बात कही, इज ओनली फुलफिलिंग द इंटरेस्ट ऑफ एमएनसीज। ये तो केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हित को पूरा कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल समाज का बेड़ा गर्क किए जा रहे हैं। नव कारपोरेटवाद।
खामी है, दिख रही है, विषमता बढ़ रही है अपने आप में। व्यक्ति, जब आप कहेंगे व्यक्ति अलग है, समाज टूट रहा है, इनके दुष्परिणाम सामाजिक भी हैं, इनके दुष्परिणाम आर्थिक भी हैं। सामाजिक दुष्परिणाम क्या है? परिवार, चर्च, विद्यालय, विश्वविद्यालय सब तहस नहस हुए। आर्थिक दुष्परिणाम क्या है? पूंजीवाद की पराकाष्ठा, उपभोक्तावाद का चरम। और इसीलिए आप देखेंगे राज्य के बीच अंतर पैदा हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल फ्रांस में भी आपने देखा होगा, सड़कों पे क्या दंगे हो गए। यानी फ्रांस जैसे देश में, विकसित देश में पेट्रोल कीमतें बढ़ जाए, उस पर दंगा हो जाए, ये बात अपने आप पे अचंभे जैसी लगती है। ऐसा हो गया, पूरी दुनिया में आर्थिक समस्या उत्पन्न हो रही है। तो ये विकल्प में प्रॉब्लम है। दूसरा, अब हमारे पास एक और विकल्प था जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म वाला, ब्रिटेन वाला था, इंडिया वाला था। भाई हमने तो 9 उदारवाद अपनाया नहीं था 91 के पहले। हमने क्या अपनाया था? वेलफेयर स्टेट का विचार अपना लिया था। या जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, हमने भी तो लोकतांत्रिक समाजवाद का विचार अपनाया था, जिसे भारत में कहा गया था सोशलिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, समाज का समाजवादी ढांचा। हमने समाजवाद शब्द के बजाय इसी शब्द का प्रयोग खूब किया था। अब आप देखें इसकी विशेषता क्या होती है? सब कुछ राज्य करेगा, क्रेडल टू डेथ स्टेट, कल्याणकारी राज्य का नाम दिया गया क्रेडल टू डेथ स्टेट या नैनी स्टेट। नैनी स्टेट, इसका मतलब है हर कुछ राज्य करेगा, आप कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बेरोजगारी होंगे तो भत्ता देगा, बूढ़े हो जाएंगे तो पेंशन देगा, जवान हो जाएंगे तो नौकरी देगा, स्कूल में जाएंगे तो दलिया खिलाएगा, और कोई मर जाएगा तो अंतिम यात्रा में स्टीमर दे देगा, कोई बीमार हो जाएगा तो आयुष्मान योजना दे देगा। राज्य सब कुछ देगा। अच्छी बात है कि नहीं? क्रेडल टू डेथ, क्रेडल का मतलब जो बच्चा नवजात होता है, डेथ का मतलब है राम नाम सत्य। जन्म से मृत्यु तक की गारंटी राज्य के पास है, एलआईसी के पास नहीं है। और एलआईसी भी तो राज्य का ही पार्ट है, एलआईसी भी राज्य का पार्ट है। अब दूसरा देखें इसका फायदा, दूसरा फायदा क्या है? इसमें लोगों की आवश्यकताओं को, नीड को समझा जाता है। इसलिए रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ, ये सब सुविधा क्षमता की बात नहीं करता, नीड की बात करता है। इसमें अच्छाई क्या है? इक्वलिटी पर बल दिया गया। इसमें अच्छाई क्या है? समुदाय के संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण रखा गया। स्टेट कंट्रोल ओवर द कम्युनिटी रिसोर्सेस, समुदाय के संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण रखा गया। ये कल्याणकारी राज्य की बात आ गई। दैट इज द थीम ऑफ अ डेमोक्रेटिक स्टेट। अब आप देखिए, नीड का मतलब आवश्यकता, हमेशा राज्य क्षमता की बात नहीं है। अच्छा, 72,000 रुपए से मिलने का वादा किया गया था, क्षमता वाला था या आवश्यकता वाला? हमारे सारी सरकार के किसान, गरीब, इन्हीं के लिए बजट आता है। दूसरा, इक्वलिटी, समानता सबको किया जाएगा, सबको शौचालय दे दिया जाएगा, सबको घर दे दिया जाएगा, समानता ही तो है। अब बताइए, ये राज्य लगाया गया, लेकिन ये राज्य फायदेमंद है, घाटे वाला है? इसमें क्या प्रॉब्लम है? और एक बात याद रखिए, इस कल्याणकारी राज्य में, लोकतांत्रिक समाजवाद में वही समस्या आई जो मार्गरेट थैचर ने, हायक ने बताया था।
और मार्गरेट थैचर हैक ने क्या कहा, राज्य तो बाद में कल्याण करेगा, पहले उसका कल्याण करो। राज्य की अर्थव्यवस्था ध्वस्त, और इसमें समस्या क्या है, राज्य बांटता खूब है, पाने का कोई इंतजाम ही नहीं है। राज्य क्या दे देगा, इनको पैसा दे देगा, उनका पैसा दे देगा। आपने सुना होगा वेनेजुएला में क्राइसिस अभी आई थी। वेनेजुएला इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सोशलिज्म। वेनेजुएला ने क्या दिया, तेल से पैसा मिल गया, तेल का पैसा बजाय कि उसको अर्थव्यवस्था आधुनिक बनाए, विकल्प बनाए, तेल से पैसा मिला, खूब लोगों को फ्री फंड बांट दिया। तो कब तक आप बांटेंगे? इकोनॉमी का बेसिक प्रिंसिपल है, कोई भी चीज उत्पादन होती है तो जीरो कॉस्ट पे नहीं है, इसलिए आप किसी चीज को मुफ्त में नहीं दे सकते। दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। और मुफ्त में दिया तो इकोनॉमी बर्बाद। हाँ, ये बात अलग है कि एक के साथ एक फ्री दे सकते हैं, बाई वन गेट वन। लेकिन आप इतना होशियार मार्केटिंग करने जाए कि भैया गेट वन वाला दे दो, बाई वन हम नहीं लेंगे, गेट वन वाला दे दो, मिलेगा नहीं। ये बताइए दोस्तों, समाजवाद ने हमारा दिल तोड़ दिया, न उदारवाद हमें भा नहीं रहा है, राह कौन सी जाऊं मैं। दोस्तों, यूपीएससी ने निराश किया, यूपीपीसी टल गया, राह कौन सी जाऊं मैं। आप याद रखिए, और बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, न उदारवाद विकल्प दे नहीं पा रहा है, समाजवाद असफल हो गया। इसलिए जो लोग कहते हैं कि जब आपने पूछा था कि व्हाट इज द चैलेंजेस फॉर लिबरल आइडियोलॉजी, कंपैरिजन तो होता है। और जो लोग कहते हैं, फ्रांसिस फुकुयामा का भी जवाब यहां से ही मिलता है। अगर आप कहते हैं कि दुनिया की एक विचारधारा ने पूरी दुनिया जीत ली है, इज नॉट ट्रू। ये न उदारवाद के खिलाफ बड़ी डिससेटिस्फेक्शन है, बड़ी समस्याएं हैं। इसलिए एक ऐसा न किया जाए। दोस्तों, चाइना ने क्या अपनाया, 91 के बाद इंडिया में क्या अपनाया गया है, इसे याद रखिए। इसे आज का जमाना रिमिक्सिंग का है, कॉकटेल का है। इस वजह से बजाय ये कि प्योर समाजवाद ढूंढिए, बजाय ये कि प्योर उदारवाद ढूंढिए, क्यों न दोनों की विशेषताओं को मिला दिया जाए, मिला दिया जाए, ना मिला दिया जाए। और जब मिलाया जाएगा तो चीन का बनेगा मार्केट सोशलिज्म। ये तो चीन का मार्केट सोशलिज्म है। और अगर सैद्धांतिक व्याख्या की जाए तो एक विचारक है एंथनी गिडिंस। एंथनी का नाम आप जानते हैं? एंथनी का नाम आप जानते हैं या नहीं? कहां? अरे मालामाल वीकली में नहीं था एंथनी, था कि नहीं है? एंथनी जो लॉटरी निकलती, कौन सी मूवी थी वो? मालामाल वीकली थी। एंथनी उसमें भी था, बाकी एंथनी गिडिंस। एंथनी गिडिंस ने क्या कहा, उन्होंने किताब लिखी थर्ड वे, या इन्हें कहा गया नव संशोधनवाद। पुराने संशोधनवाद कौन थे? बर्नस्टीन। नए संशोधनवाद क्या है? गिडिंस। इन्होंने किताब लिखी थर्ड वे। थर्ड वे का मतलब है, अरे समाजवाद पूंजीवाद के डिबेट से बाहर निकल कर आइए। अभी तक लोग यही सोचा करते थे, या तो समाजवाद या पूंजीवाद, इधर सोशलिज्म और कम्युनिज्म, वी डोंट हैव एनी थर्ड ऑप्शन। बट एंथनी गिडिंस सेड दैट यस वी डू हैव थर्ड ऑप्शन, तीसरा विकल्प है। और ये तीसरा विकल्प कैसे है, जरा देखें। हाउ वी कैन सर्च एंड डिस्कवर अ थर्ड वे। याद रखिए, जो अच्छी चीज इधर से हो इधर ले लें, और जो अच्छी चीज इधर से हो इधर ले लें। एक बात याद रखिए, कैपिटलिज्म में सबसे अच्छी चीज, भाई नव उदारवाद का दूसरा नाम क्या? पूंजीवाद। नव उदारवाद में सबसे अच्छी चीज लेने वाली क्या आपको दिखती है?
एक बात याद रखिए, नव उदारवाद का उत्पादन बड़ा ही कुशल होता है, मोस्ट इफिशिएंट सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, ये तो है। तो नव उदारवाद से क्या सीखेंगे भाई? देखो, प्रोडक्शन मार्केट बेस्ड प्रोडक्शन होना चाहिए, क्योंकि इस बात को हम इनकार नहीं कर सकते कि मार्केट बेस्ड प्रोडक्शन इज मोस्ट इफिशिएंट, इट्स मोर कॉम्पिटिटिव। अच्छा, एक खास बात है, कोचिंग में ज्यादा रेगुलर क्लास होती है यूनिवर्सिटी में, क्यों? मार्केट, दैट इज एग्जाम्पल। दोस्तों, राज्य जब अर्थव्यवस्था से राज्य कोई काम करता है तो वो इफिशिएंट नहीं हो पाता। अब जरा सोच के देखे, इंडिगो इज मोर प्रॉफिटेबल और एयर इंडिया? वाई? एयरटेल इज डूइंग वेल और BSNL? वाई? एक ही आंसर है, इबेने जियो। ये देखिए, और एक खास बात है, हमने तो सुना है दोस्तों, ट्रेवल एजेंसी चलाने वाला फायदे में जाता है, और जो भारतीय सरकार इतना बड़ा रेल चला रही है वो घाटे में जा रही है। अच्छा, किसी ट्रेवल एजेंट से आप पूछे कि भैया ये बताओ, आप इतनी ट्रेवल एजेंसी चलाते हो, घाटे में जाते हो फायदे में जाते हो, तो क्या बताएगा? फायदे में। प्राइवेट आदमी घाटे वाला सौदा कर ही नहीं सकता, सस्टेन नहीं कर पाएगा। और जो इतना बड़ा रेल चला रहा है, जितना एविएशन, सब घाटे में जाते, क्यों? बिकॉज मार्केट ड्रिवन इकोनॉमिक प्रोडक्शन इज द मोस्ट इफिशियंट एंड मोस्ट सक्सेसफुल। क्षमता, कुशलता, प्रतिस्पर्धा, ये इसमें होती है, इनोवेशन, मॉडर्नाइजेशन। और राज्य नियंत्रित उद्योग क्या है? एक बार बन गए तो बन गए, कर्मचारियों को जैसे मर्जी वैसे भर्ती कर लिया जाएगा, नहीं है। लेकिन एक बार याद रखिए, लेकिन मार्केट अमानवीय भी होता है, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते। एथिक्स इन द मार्केट, मार्केट में दोस्तों नैतिकता नहीं है, एथिक्स नहीं है। इसलिए दूध में क्या मिला दिया जाएगा? यूरिया। बाकी में क्या क्या मिला है भगवान मालिक है दोस्तों। लेकिन जो हल्दी वगैरह में, हल्दी में घोड़े की लीद, और क्या मैं बताऊं सुबह सुबह क्या मिलाया जाता है बाकी। लेकिन दोस्तों, सोशलिज्म, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट बेनिफिट, व्हाट इज ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ सोशल टू ह्यूमन मैनकाइंड, एंटायर ह्यूमनिटी? दैट इज मॉरलिटी एंड एथिक्स। तो थर्ड वे वाले समाजवाद से क्या लेंगे? व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ सोशलिज्म? दैट इज मॉरलिटी और एथिक्स। तो हम मॉरलिटी यहां से लेंगे, यानी ये बात सच है कि उत्पादन मार्केट का होना चाहिए, उत्पादन अच्छा होना चाहिए, लेकिन इस समाज की भलाई के लिए भी होना चाहिए। मार्केट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाइटल। मार्केट आप बनाएंगे, और अब पता चला कि, और मॉरलिटी क्या है, एथिक्स क्या है? समाज के वंचित वर्गों का भी ध्यान रखिए, सर्वजन हिताय, सबका साथ, दैट इज मॉरलिटी। तो अब सर्वाइव, इट्स नॉट ए जंगल लॉ, वी कांट अप्लाई जंगल लॉ, वी कांट अप्लाई द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ये यहां से लेना पड़ेगा। दूसरा आपने क्या लिया? नियो लिबरलिज्म की जो सबसे बड़ी गिफ्ट है, लिबर्टी, अच्छी बात है, आजादी। नियो लिबरलिज्म की सबसे बड़ी बात क्या है? लिबर्टी। लेकिन समाजवाद से जो सबसे बड़ा मुद्दा हमने सीखा, दैट इज अ कम्युनिटी। सामाजिक हित की बात करिए, केवल व्यक्ति आजादी की बात नहीं। कम्युनिटी सीखा। याद रखिए, उदारवादी क्या कहते हैं?
सबको अपने पैरों पर खड़ा हो जाना चाहिए। अपने पैरों पर खड़े होकर दिखलाओ तभी जमाना तुम्हारा है। तो सवाल है जो पैरालिसिस है वो पैरों पर कैसे खड़ा होगा? इसलिए उदारवादी क्या कहते हैं, हर व्यक्ति को पैरों पर खड़ा होना चाहिए। और ये क्या कहते हैं, कोई व्यक्ति खड़ा नहीं होगा, खड़ा हम करेंगे दोस्तों, राज्य खड़ा करेगा। इसे राज्य क्या कर देता है, पराधीनता बना देता है, इनिशिएटिव को पीछे करता है। इस वजह से ये कहता है हम सब कुछ दे देंगे, ये कहता है जितना करोगे उतना ही मिलेगा, एक रत्ती ज्यादा नहीं मिलेगा। हम एक बीच का रास्ता निकाल लें। देखिए ये क्या कहता है, काम करो या ना करो, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा, ये बताइए जिनको हम बहुत सारी सुविधाएं देते हैं सरकार के द्वारा, उसमें कितने लोग हैं दोस्तों भगेड़ी, गजेड़ी, ड्रग एडिक्ट्स, सिंपली देयर आर। और कभी आप जाइए दिल्ली में जाके देखिए, एंटायर दिल्ली इज ओवर क्राउडेड बाय द ड्रग एडिक्ट्स। और जिन्हें आप भीख देते हैं कहीं न कहीं आप नशाखोरी को बढ़ावा दे रहे हैं। इनकी भी मदद करनी चाहिए या पहले उनको सुधार केंद्र भेजना चाहिए? लेकिन कल्याणकारी राज्य पूछता नहीं, कल्याणकारी का कोई बात नहीं है, ले लो पैसा ले लो, जाओ पियो खाओ जो मर्जी पी लो, ले लो। और क्या कहते हैं, अठन्नी किसी को नहीं मिलेगी। ये क्या कहते हैं, कोई गरीब है तो मैंने गरीब बनाया, मैंने गरीब नहीं बनाया। ये क्या कहें, कोई भीख मांग रहा है, मैं तो यही उसकी स्वतंत्रता है, भीख मांगने का चयन क्या है, मैं क्या करूं? इसे याद रखिए। तीसरा रास्ता क्या है, यहां से ये लिया जाए, यहां से ये लिया जाए, दोनों को मिला दिया जाए। और फिर उस राज्य का नाम क्या होगा, वेलफेयर स्टेट नहीं, वर्क फेयर स्टेट। एंथनी गिडेंस ने कहा वेलफेयर की बात मत करिए, वर्क फेयर स्टेट। वर्क फेयर का मतलब है हर व्यक्ति को काम करना पड़ेगा, बिना काम के किसी को कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। पहला, काम करना जरूरी है, लेकिन काम करने की मूलभूत परिस्थितियां पैदा कौन करेगा, राज्य। स्टेट विल प्रोवाइड द बेसिक कंडीशंस एंड बेसिक एमिनिटीज ऑफ लाइफ। आप याद रखिए, राज्य मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर देगा, लेकिन काम करना पड़ेगा। बिना काम किए किसी व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलेगा। Therefore, it's work fair, not welfare. और आपको याद रह दें, व्हाट इज न्यू रिविजनिज्म, व्हाट इज द थर्ड वे। बहुत सिंपल सी बात आपको बता दें, इकोनॉमिक सिस्टम कैपिटलिस्ट, सोशल सिस्टम मॉरल, यही पूरा सारांश है। यानी बाजार से ज्यादा उत्पादन होगा, लेकिन उस फायदे का प्रयोग समाज की भलाई के लिए किया जाएगा, यही उसका सारांश है। और यही आज पूरी दुनिया में चल रहा है। आफ्टर 1991 के बाद इंडिया में क्या हो रहा है, दोनों का प्रयोग नहीं हो रहा है। हमारी पूरी इकोनॉमी कैपिटलिस्ट हो गई, हमारी पूरी इकोनॉमी कैपिटलिस्ट हो गई, लेकिन ये चीजें राज्य अपना रहा है कि नहीं? आप देखेंगे 90 के बाद हमारे यहाँ ज्यादा वेलफेयर स्कीम है इन कंपैरिजन टू बिफोर 90, बिकॉज यू नो दैट इफ सोशलिज्म बिलीव्स इन इक्वलिटी, वी कांट इमेजिन ऑफ इक्वलिटी ऑफ पॉवर्टी। गरीबी की कोई, वी कांट इमेजिन द सोशलिज्म ऑफ पॉवर्टी। सबको गरीब बना देना भी समाजवाद हो सकता है? ये कौन समाजवाद होगा? इसलिए बात सीधी सी है, उत्पादन को एफिशिएंट बनाइए, उत्पादन को अच्छा करिए, उसका फायदा सभी को दीजिए। इसी का नाम है मार्केट सोशलिज्म, इसी का नाम है तीसरा रास्ता, इसी का नाम आज के दौर में जो भी कह लीजिए, यही विकल्प है। इसलिए ये कहना कि समाजवाद प्योर रूप में रहेगा, नो। ये कहना कि आर्थिक मंदी के बाद मार्क्सवाद रिवाइव कर जाएगा, नॉट एट ऑल। हाँ, समाजवाद है, रहेगा, क्योंकि समाज में सभी की स्थिति कभी एक समान नहीं हो सकती, और पूंजीवाद ही मात्र समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा। इसी के साथ समाजवाद समाप्त।
सोशलिज्म इज फिनिश्ड। 2-4 क्वेश्चंस आप लिख लीजिए। उसके बाद एक छोटी सी विचारधारा आपको बता दें, फासिज्म। फासिज्म बड़ा प्रैक्टिकल है और बड़ा छोटा भी है, और लेकिन कुछ अच्छा, अब तक कुछ सवाल पूछना था, बताइए। यहां तक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हमेशा होनी चाहिए, एक एक चीज का एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि अच्छा ये समाजवाद है, ये उदारवाद है, ये बीच का रास्ता है। तो ठीक है, क्वेश्चंस लिख लीजिए 1-2। हाँ बताइए। मार्केट में मॉरलिटी नहीं होती, नहीं है, मार्केट में मॉरलिटी नहीं होती। हाँ देखिए, मॉरलिटी का सीधा सा मतलब यह है, मॉरलिटी कई मतलब होते हैं, जैसे आपसे अपेक्षा की जाती है आप सच बोलो, ऑनेस्टी रखो, ये मॉरलिटी है। लेकिन राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती है गरीबों की सहायता करे, ये मॉरलिटी है। जब भी समाज में आप समानता की बात करोगी, गरीबी के उत्थान की बात करोगी, ये नैतिक है। सबके साथ बंधुत्व की बात करोगी, मॉरलिटी। अपने हित को ही केवल नहीं देखोगी। व्हाट इज मॉरलिटी? टेकिंग केयर द नीड ऑफ अदर्स टू। भाई आपके पास जो पैसा है उसमें दूसरे का हिस्सा है, नैतिकता। इन एक सब चीज अपने दबा के बैठ जाओ। प्रश्न लिख लीजिए, 1-2 प्रश्न। प्रश्न है, 21वीं शताब्दी में समाजवाद की प्रासंगिकता किस रूप में विद्यमान है? आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। हाउ यू कैन जस्टिफाई द रेलिवेंस ऑफ सोशलिज्म इन 21st सेंचुरी? दूसरा समाजवाद आर्थिक प्रबंध के सिद्धांत के साथ साथ आर्थिक प्रबंध के सिद्धांत के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था और नैतिकता को भी नए रूप में परिभाषित करता है। सामाजिक व्यवस्था और नैतिकता को नए रूप में परिभाषित करता है। सोशलिज्म is more than a means of economic management. It is a type of society and moreover a belief and faith of morality too. That is a comment. अगला प्रश्न। मार्क्सवाद का विकास किस प्रकार
किस प्रकार समाजवाद के रूप में हुआ? मार्क्सवाद का विकास किस प्रकार समाजवाद के रूप में हुआ और मार्क्सवादियों ने इसे किस दिशा में आगे बढ़ाया? मार्क्सवादियों ने इसे किस दिशा में आगे बढ़ाया? टिप्पणी कीजिए। एक आपको बता दें, स्कॉलर मैक्लेलैंड थे, किताब उन्होंने लिखी मार्क्सिज्म आफ्टर मार्क्स एंड सोशलिज्म आफ्टर मार्क्स। तो मार्क्सिज्म आफ्टर मार्क्स कैसे आगे बढ़ा? लेनिन, माओ एंड देन न्यू मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म आफ्टर मार्क्स, मार्क्स सोशलिज्म आफ्टर मार्क्स, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। सोशलिज्म आफ्टर मार्क्स, लोकतांत्रिक समाजवाद। ये दोनों किताबें हैं। यदि अब ये प्रश्न बड़ी पुराने की किताब बहुत पुरानी हो गई, तो आजकल हमने पहले बताया एकेडमिक्स में बुक चेंज होती रहती है, पैटर्न नए आते रहते हैं। तो अब ये चीज पूछे थोड़ा मुझे डाउट है। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि प्रोफेसर भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज के एग्जामिनर रूप में आते हैं। कई बार लोग पुरानी चीजें पूछ लेते हैं। इसे बेसिक बात में पता ही होनी चाहिए कि व्हाट इज मार्क्सिज्म आफ्टर मार्क्स एंड सोशलिज्म आफ्टर मार्क्स। अगला प्रश्न, वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था का सामना वैचारिक रूप में किया जा सकता है अथवा क्रांतिकारी रूप में? वर्तमान पूंजीवाद का सामना वैचारिक रूप में किया जा सकता है अथवा क्रांतिकारी रूप में। टिप्पणी कीजिए। Even how we can control the menace of capitalism either through ideology or through revolution? Comment. अंतिम प्रश्न है, समाजवाद का मूल विवाद समाजवाद का मूल विवाद सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति को लेकर नहीं है। समाजवाद का मूल विवाद सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति को लेकर नहीं है, अपितु मूल मुद्दा सुधार और क्रांति का है। अपितु मूल मुद्दा सुधार और क्रांति का है। इवन सोशलिस्ट आर यूनिफाइड in their goal, but the main debate related to socialism is whether to revolt or reform. Revolt or reform, ये प्रश्न है। अब बताइए कौन सा प्रश्न मैं आपको बताऊं। अब एक खास बात आप देखा होगा, विषय वस्तु सारी हमने आपको बता दी। हमने क्या किया, कोशिश ये किया कि शब्दों को बदला जाए। बता शब्द को इधर उधर कर दिया तो भाई समाजवाद की हर बात मैंने आपको बता दी कि दैट इज सोशलिज्म। अच्छा, ऐसे भी लोग आप में हैं जिसने कोई बता दिया, आपको समझ में ही नहीं आया कुछ, ऐसा हो सकता है। ऐसा मैंने अपनी तरफ से कोशिश की। अब ये जरूर नहीं कि आपको, अगर जिनको एकदम समझ में नहीं आया तो भाई पूछ लीजिए।
ऐसा होता है क्या? मैंने कोई बता दिया, इसलिए मैं बताने में ऐसा लेमैन की लैंग्वेज का यूज करता हूं कि आप ऐसा ना हो समझ में ना आए, क्योंकि आप देखिए कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी इज मस्ट। अगर स्पष्ट नहीं है फिर तो आप उलझ के रह जाएंगे, और एक बार स्पष्ट हो गया जीवन में दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बैठे बैठे कभी लिख दीजिए। हटा दें इसको। अब प्रश्न बताइए। बताइए, हाँ बताइए। अच्छा, दो तीन चीजें हम इस स्ट्रक्चर को लेकर बता दें। कितनी बार मैंने बात बता, लेकिन शायद कई लोग इस बात को ध्यान नहीं देते। कभी भी उत्तर, ये बहुत बेसिक सी बात है, जब भी आप कभी भी कोई आप आंसर लिखते हैं तो स्ट्रक्चर पे थोड़ा ध्यान रखिए। स्ट्रक्चर का मतलब है इंट्रोडक्शन होना चाहिए हर क्वेश्चन में, कंक्लूजन हर क्वेश्चन में होना चाहिए। स्ट्रक्चर का पहला पार्ट है, नीचे छोड़ दीजिए, इधर छोड़ दीजिए, इधर छोड़ दीजिए। और कितनी बार मैंने बताया है, लेकिन फिर भी पैराग्राफ अगर आप शुरू करते हैं तो स्पेस छोड़ के किया जाता है, यहां से पैराग्राफ नहीं लिखा जाता। कम से कम कोई बुक पढ़िए, उसको ध्यान से पढ़िए। ये ब्लंडर है अगर आप इसके बाद ही गलतियां कर रहे हैं। और हम तो लगता है कि जितनी बार बताते हैं फिर भी लोग ऐसे लिख के रहते हैं, तो मुझे लगता है मेरी बात का फिर कहने का मतलब क्या है? मेरी बात का शब्द शब्द के बीच अंतर होना चाहिए, एकदम लाइन लाइन के बीच अंतर होना चाहिए। पैराग्राफ अगर आप चेंज कर रहे हैं तो बड़ा सा गैप होना चाहिए, दिखे आराम से। पॉइंट आप यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल बोल्ड से पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। तो अब स्पेस कम से कम रखिए, अच्छे से लिखिए, और मेन पॉइंट को अंडरलाइन करिए। बाकी विषय वस्तु में क्लासिफाई करिए, सारे डायमेंशन लिखिए, स्कॉलर को कोट कर दिए। एक दो किताब अगर आपको याद हो तो स्कॉलर को जरूर लिखिए। किताब याद है ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। एक ही पेज में मत खत्म करिए, और यहां एकदम अब ये नहीं कि एकदम सटा दिया कभी, उसे मैं एक लाइन मार रहे हैं दूसरे में घुसी नहीं जा रही है, ऐसा मत लिखिए। साफ साफ लिखिए, कितनी बार बताया, लेकिन कई बार हमें आश्चर्य होता है भाई कितनी बेसिक बात है कि आपको यह छोड़ के पैराग्राफ शुरू करना पड़ता है। यहीं से खोज शुरू कर देंगे, स्ट्रक्चर खराब है। तो अब बताइए क्या लिखवाना है आपको, क्या प्रश्न, कौन सा प्रश्न बताइए, मैं बता दूं आपको। क्या? 5वां। अब आप इधर देखिए, कोई प्रश्न पहला मामला आता है इंट्रोडक्शन का, और इंट्रोडक्शन का अगर मामला आता है तो मुझे आप ये बताइए, समाजवाद पढ़ के आपने क्या की टर्म सीखा? देखिए, जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं, इंट्रोडक्शन का मतलब है इंट्रोडक्शन लिखना चाहते हैं, पहले हम यही सवाल आपसे पूछेंगे, समाजवाद आपने पढ़ा तो क्या की टर्म सीखा? भाई सीधी सी बात है, समुदाय का महत्व देखा आपने, पूंजीवाद का विरोध, शोषण का खात्मा, बाजारवादी अर्थव्यवस्था का विरोध, बंधुता, उत्पादन के साधनों पर सामुदायिक नियंत्रण, समाज में वर्ग संघर्ष, क्रांति, संवैधानिक परिवर्तन, शांतिपूर्ण परिवर्तन। ये आपने यही तो समाजवाद में की शब्द देखे। इसलिए बहुत ध्यान से आप देखिए, कोई भी टॉपिक का जब इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन में इन्हीं की टर्म को लिखा जाता है। और निष्कर्ष का तरीका बता दें, 21वीं शताब्दी, पूंजीवाद का बढ़ता प्रभाव, राष्ट्रवाद का बढ़ता ज्वार, नृजाति संघर्ष, यही तो समस्या है। और इस समस्या का समाधान किस तरीके से समाजवाद लेकर आता है, इसी समस्या का समाधान समाजवाद के पास कैसा है। इस वजह से भूमिका थ्योरेटिकल और निष्कर्ष तो एक लाइन केवल वर्तमान को जोड़ते हुए, उसमें भी की टर्म यूज होंगे, लेमैन की बात नहीं। हमने फिर कहा कि उदारीकरण, भूमंडलीकरण, पूंजीवाद। अब देखिए, लिख लिखे अमूर्त और लेमैन शब्द का प्रयोग नहीं होता, जैसे कि आजकल ऐसा देखा जा रहा है, ऐसा देखने की आवश्यकता नहीं है। आपने ऐसा लाइन यूज की कोई मतलब नहीं है, अमूर्त है ये लेखन। जैसे बहुत लेमैन शब्द में लिखे, दुनिया में बड़ी गंभीर समस्याएं बनी हुई है। अरे बताओ क्या समस्या है?
दुनिया में बड़ी गंभीर समस्याएं बनी हुई है जो मानवता को हिला देने वाली हैं। ये लो, अमूर्त, अब्स्ट्रैक्ट, नॉट एट ऑल। आप सीधे बताइए कि दुनिया में क्या है? राष्ट्रवाद की समस्या है, निर्याती संघर्ष है, आतंकवाद है। इन समस्याओं का समाधान समाजवाद लेकर कैसे आता है? बजाय कि हमारा मन विचलित हुआ जा रहा है, तो हमें क्या पता आपका मन क्यों विचलित हो रहा है? अमूर्त लेखन, अमूर्त लेखन लिख के पूरा उत्तर खराब हो जाता है। और मैं बार बार कहता हूं, ह्यूमैनिटीज में सबसे बेसिक प्रॉब्लम आती है अब्स्ट्रैक्ट राइटिंग की, और हमें पता भी नहीं चल पाता कि कैसे ये बीमारी हमारे अंदर घुस गई। लिखते रहते हैं और देख के खूब खुश भी होते रहते हैं। नहीं, की टर्म यूज करिए, छोटे सेंटेंस, छोटे पैराग्राफ। लंबा सेंटेंस आप कभी मत लिखिए कॉमा 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 करके। हमेशा एग्जामिनर परेशान होगा, इरिटेट होगा, प्रभाव बाधित होगा, मार्क्स आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। आप विषय को जानते हैं, एक ही गारंटी है, उसके की टर्म यूज करिए, एग्जामिनर समझ लेगा क्या विषय को इतने अच्छे तरीके जानते हैं। बाकी भाषा ही सब जाल पैदा करने का प्रयास मत करिए। जो विषय नहीं जानता हो भाषा में उसको छुपाना चाहता है, और एग्जामिनर की टर्म ढूंढेगा। वो लिटरेचर का प्रोफेसर थोड़े है, की टर्म ढूंढेगा उसमें। कौन सा प्रश्न आपने बोला? पांचवा क्या है? अच्छा बताइए, पांचवें प्रश्न का मतलब आपने क्या समझा? एकदम सही बात है। अभी देखिए कितना हमने होशियारी की। मैंने आपको यह नहीं पूछा कि क्रांतिकारी समाजवाद या मार्क्सवाद और लोकतांत्रिक समाजवाद के बीच अंतर बताओ, और अगर वो शब्द यूज कर दे दनादन आप लिख लेते, क्योंकि वो शब्द हम यूज कर चुके हैं। तो हमने शब्द को बदल दिया, क्रांति और सुधार। क्रांति सुधार आते समय आपके दिमाग में तुरंत ही बात होनी चाहिए, अच्छा क्रांति का मतलब मार्क्सवाद, सुधार का मतलब है लोकतांत्रिक समाजवाद। अब लिख लेंगे। और मूल उद्देश्य क्या है? अब देखिए, जब 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 मार्क्सवाद समाजवाद का मूल उद्देश्य है, ये मत लिखिए गरीबी, अशिक्षा, नहीं, पूंजीवाद का विनाश, कीटन, उत्पादन के साधनों पर समुदाय का नियंत्रण, बंधुता, समाज को वर्ग के रूप में विभाजित करने की प्रवृत्ति। की टर्म लिखिए, ये नहीं कि गरीबी, निरक्षरता, ये सब कोई मार्क्सवादी थोड़ी यूज करते हैं सब चीज को। अब आप लिख लेंगे। और अब देखिए भूमिका लिखने का तरीका आपको बता दें। भूमिका कई तरीके से लिखी जा सकती है। एक विचारधारा ने पढ़ा है, उदारवाद को कंपेयर करके भूमिका लिखी जा सकती है, या थिंकर कोट करते भूमिका लिखी जा सकती है। जो थिंकर में मार्क्स को हमने पढ़ेंगे तो, या कोई और भी गांधी को कंपेयर करके भूमिका लिखी जा सकती है। और अभी तो हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं कि हमने दो ही विचारधारा पढ़ा। अब मान लीजिए हम समाजवाद को इंट्रोडक्शन देना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? समाजवाद एक मानववादी, लोकतांत्रिक, क्रांतिकारी विचारधारा है। कितने आप याद रखिए, शब्द का प्रयोग, सेंटेंस छोटा, एक एक शब्द फालतू ना हो। अब ये नहीं, जैसे अब कितने एक ही लाइन में कितनी इंफॉर्मेशन दे दी। समाजवादी, मानववादी, लोकतांत्रिक, क्रांतिकारी विचारधारा है। सोशलिज्म इज डेमोक्रेटिक, रेवोल्यूशनरी, socialist humanist ideology, and their goal is common, and that is destruction of capitalism, ending of abolition of exploitation, and maintaining fraternity in society. भाई इसका मूल उद्देश्य क्या है? जो शोषण को खत्म करना चाहता है, समाज में समानता और बंधुता लाना चाहता है, यही समाजवाद है। और फिर आगे बढ़ा देंगे, लेकिन मतभेद इस बात पर है कि समाजवाद के इस लक्ष्यों को प्राप्त कैसे किया जाए। तो मार्क्स का तरीका अलग है, क्रांतिकारी। लोकतांत्रिक समाजवाद अलग है, सुधार।
निष्कर्ष आप बता देंगे कि वर्तमान 21वीं शताब्दी है, लोकतंत्र का युग है, मानवाधिकार का युग है, इसीलिए इसमें लोकतांत्रिक समाजवाद की भूमिका ज्यादा प्रासंगिक प्रतीत होती है क्रांतिकारी समाजवाद की तुलना में। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म is more feasible in the present age of democratization, human rights, information of telecommunication। उसमें एक एग्जाम्पल आप देख भी सकते हैं, हांगकांग, एक लाइन में लिख दिया, बस ज्यादा नहीं। वर्तमान दौरान हमेशा संक्षेप में, थियोरी का पार्ट है, थियोरिटिकल ही उत्तर होना चाहिए। एक आध एग्जाम्पल, बस एक आध लाइन आपने दे दिया, इतना पर्याप्त है, निष्कर्ष आपने लिख दिया। अब बताइए इसमें क्या हमने नई बात बताई? की टर्म यूज करिए, लेमैन के शब्द कम से कम हो, अपने आप उत्तर लिख दीजिए। अब उत्तर दूसरे भी इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, मान लीजिए इंट्रोडक्शन न देना चाहते, कैसे हम दूसरा दे देंगे? उदारवाद प्रगतिशील विचारधारा है क्योंकि मानवीय स्वतंत्रता की बात करती है, लेकिन मार्क्सवाद उससे भी क्रांतिकारी विचारधारा है जो समाज में समानता और बंधुता का समर्थन करती है। ये इंट्रोडक्शन हो गया। कंपैरिजन करके भी आप दे सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है कैसे सब चीजों को यूज करते हैं। मार्क्स लेनिन के कथन भी आप कोट करके दे सकते हैं कि मार्क्स ने कहा इतिहास की व्याख्या, अभी तक लोगों ने इतिहास की व्याख्या की है, उद्देश्य इसे बदलना है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। और प्रश्न बताइए, लिखवाना है क्या प्रश्न? बताइए। और कोई प्रश्न बताइए। भाई मार्क्स के बाद समाजवाद क्या होगा? लोकतांत्रिक समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। वैसे आप याद रखिए, अगर ये कभी प्रश्न अकेले के आ जाए, केवल एक ही बात आ जाए कि मार्क्स के बाद समाजवाद, केवल यही प्रश्न हो, तो भाई मार्क्स के बाद मार्क्सवाद भी समाजवादी है। मार्क्स के बाद समाजवाद दो दिशा बढ़ा, क्रांतिकारी लेनिन, माओ। लोकतांत्रिक समाजवादी। मार्क्स के बाद मार्क्सवाद में एक ही बात आएगी, मार्क्स के बाद समाजवाद में दोनों बातें आ जाएंगी, क्रांतिकारी भी और विकासवादी भी। विकासवादी मतलब लोकतांत्रिक नहीं, नव मार्क्सवादी अलग आएगा, लोकतांत्रिक समाजवाद अलग है, दोनों को मिलाइए मत। क्योंकि मार्क्सवादी पूंजीवाद का विनाश करना चाहता है, समाजवादी संशोधन करना चाहता है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसे मार्क्सवादियों जब भी पूछा था भाई ये लोकतांत्रिक समाजवादी क्या है, उनका यार ये पूंजीपतियों की विचारधारा कुछ है वे नहीं है। ये क्या करते थे, अरे बस समाजवाद के रोकने का षड्यंत्र है ये, बाकी लोकतांत्रिक समाजवादी ये कौन समाजवादी है, ये पूंजीवादी है। आगे बढ़े फिर अगला प्रश्न, अगला विचारधारा क्या? क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, प्रश्न क्या है? ठीक है, अब मान लीजिए कि सवाल हमने ये लिखवाया कि मार्क्स समाजवाद क्या है, समाज में आर्थिक प्रबंध का तरीका है। तो समाजवाद आर्थिक प्रबंध क्या मानते हैं? उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, नंबर 1।
उत्पादन के साधन पर राज्य का नियंत्रण होगा, पूंजीवाद का विध्वंस होगा। नंबर 2 ये आर्थिक प्रबंध है। और नंबर 3 अब सवाल है कि समाज का स्वरूप कैसे है। तो ये मानते क्या है, समाज से व्यक्ति है, व्यक्ति से समाज नहीं। पहला, समाज में समानता होगी। दूसरा, समाज में बंधुता होगी। तीसरा, समाज में क्लास नहीं होगा। चौथा, समाजवादियों का समाज कैसा होगा, मालिक नहीं, मजदूर नहीं, टीचर नहीं, स्टूडेंट नहीं, मानव। वी आर ह्यूमन बीइंग। अब मानव है उसमें दोस्तों। अच्छा ये बताइए, कई बार आपको ऐसा लगता होगा, कई बार तो ऐसा लगता होगा, अगर कोई सुप्रीम उच्चतम न्यायालय का जज है और आपके सामने कहीं आपके अगल घूम रहा है, पहचानते नहीं, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के जज का 3-4 कान होते हैं क्या? 2 ही होते हैं। वो भी आइसक्रीम खाएगा, आप भी आइसक्रीम खाएंगे, या वो कुछ और तरीके से खाएगा? बस यदि सी है, मानव एक ही होता है दोस्तों। मानव में एक ही बात है, ये बिना वजह पूंजीपतियों ने बढ़ा दिया, ये वीआईपी, बीबीआईपी, ये पूंजीपतियों ने सब ड्रामा फैला दिया है। मानव एक ही है दोस्तों। और अभी तो फिल्मी दुनिया ने और बढ़ा दिया है, ग्लैमर दुनिया ने। मानव होने का मतलब है इस किस्म का कपड़ा पहनेगा ये मानव, ये पिछड़ा मानव है, ये बड़ा मानव है, ये अच्छा मानव है। ये सब पूंजीपतियों का प्रबंध है। कोई मिस वर्ल्ड है और कोई मिस कूड़ा है, ये कौन सा मतलब है भाई? ये पूंजीपतियों का क्षण, सब लोग मिस वर्ल्ड है, एक ही कोई। और यूनिवर्सिटी में क्या होता है, मिस्टर फ्रेशर और मिस्टर बासी, मिस्टर रोटन, वो सड़ गए हैं, एक आदमी फ्रेश है। ये सब पूंजीपतियों के षड्यंत्र हैं। इसलिए नो बडी इज मिस, नो बडी इज सर, नो बडी इज बॉस, नो बडी इज बिग बॉस, ओनली मिस्टर एंड मिसेस, ओनली आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल। समाज ऐसा होगा। और फिर लास्ट में क्या, नैतिकता। और ये देखिए, जहां गरीबों की भलाई होगी, नैतिक होगा या नहीं। इसलिए आपके पास पैसा आ रहा है तो पार्टनर को देखिए कि पार्टनर के पास पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और पार्टनर के पास पैसा नहीं आ रहा है, पार्टनर को दे दीजिए। ये नैतिकता की बात है। वापस मिलना भी नहीं चाहिए। यही तो हम समाजवाद पढ़ने की बात कर रहे हैं, होने की बात थोड़ी कर रहे हैं। समाजवाद पढ़ लीजिए, होने की आवश्यकता नहीं है। होने होंगे तो अगर समाजवादी यदि बन जाएंगे दोस्तों, हो सकता है घर बार छोड़ना पड़ जाए, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक हमारे कवि थे निराला, निराला को आप जानते हैं? निराला समाजवादी विचारधारा को जीवन में जीते थे। तो वो उन्होंने क्या करते थे, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक ठंडी में करने निकलते थे। अब सॉल उड़ के निकले, कोई आदमी ठिठुर रहा है, किसी वक्त सॉल उतार के दे दिया उसी को। और उनके पास जितना कोई भी, सब घर में सब डांट दिए। अब अस्त व्यस्त उनके, अब ये हुआ कि गरीबी के शिकार हो गए। वो अपना सामान सबको बेच दे दिए सबको। कोई आता था कुछ वो दे ही देते थे उसको। अब ये बात जब न्यूज पेपर में आ गई, भाई राष्ट्र कवि निराला है, ऐसी फकीरी की हालत में, नेहरू ने पैसा दिया उनको। पैसा कौन देगा, जितना पैसा मिलता सबको देते थे। अब ऐसा व्यक्ति तो हमेशा गरीब रहेगा। तो नेहरू ने समझाया कि महादेवी वर्मा को, तो महादेवी वर्मा कुछ दिन के लिए गई उनको, उनका घर संभालने के लिए। 1 हफ्ते से महादेवी वर्मा भाग खड़ी हुई। नेहरू ने कहा कि वर्मा जी क्या हुआ? उनका ये हमारा सामान देना शुरू कर दिए। ये समाजवादी प्रवृत्ति है दोस्तों। समाजवादी बढ़ना बहुत ही टफ है। और सोचिए, जो समाजवादी हो गया वो तो संत ही हो गया दोस्तों। समाजवाद पढ़ लेना बहुत आसान है। आज की भौतिकवादी दुनिया में बनने की कोशिश मत करिए दोस्तों, पढ़ लीजिए केवल। आगे बढ़े। अगला हेडिंग क्या है, फांसीवाद। अब एक ऐसी विचारधारा आएगी दोस्तों जो आपको बहुत अपील करेगी, क्योंकि उसको दिमाग समझने की आवश्यकता नहीं है, दिल से। अच्छा, अभी आपके जीवन पर किसका नियंत्रण है, दिमाग का या दिल का? दिमाग का नियंत्रण है, दिल का? बहुत अच्छी बात है दोस्तों, दिमाग का नियंत्रण होना भी चाहिए। मुझे लगता नहीं,
क्योंकि उम्र है नहीं जिसपे दिमाग का नियंत्रण हो। मैंने मजाक किया, अच्छी बात है, लेकिन सच पूछिए, कई बार विवेक से बातें नहीं समझी जाती हैं, समझाई जा सकती हैं, क्योंकि मानव के जीवन में 90% उसके काम दिल से ही चलते हैं। दिल से सोचता है, दिल से ही व्यवहार करता है, और उसी में जो दिमाग पर नियंत्रण रखते हैं वही बड़े बहादुर बन जाते हैं, शासक बन जाते हैं। कैसे? फांसीवादियों ने इसका तरीका बताया है। तो अगली विचारधारा क्या है? फांसीवादी। फांसीवादी नहीं, फांसीवादी, फासिज्म। अच्छा, ये तो आप जानते हैं, कोई विचारधारा होगी तो बस ये आपको बता दें। अभी हमने दो विचारधारा पढ़ लिया, समाजवाद, मार्क्सवाद, उदारवाद। और पहले उदारवादी विचारधारा आई, उसके बाद मार्क्सवादी, उसके बाद समाजवादी, और इनकी तुलना में फासिज्म इज एन आइडियोलॉजी which emerged later, and fascism is ideology which emerged particularly between the first and second world war. फांसीवादी विचारधारा का उद्भव पहली और दूसरे विश्व युद्ध के बीच हुआ, और पहले दूसरे विश्व युद्ध के बीच हुआ तो आप देखेंगे पहले दूसरे विश्व युद्ध के बीच की परिस्थितियां क्या थी, और यूरोप में ऐसा हुआ फासिज्म। यूरोप में फांसीवाद की बात आई, जरा सोच के देखिए, पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो मूल परिस्थितियां थी, उसमें पहला मामला यह था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को इंग्लैंड ने जीता था। इंग्लैंड, फ्रांस ने मिलकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जीत लिया। इटली भी उसे जीते हुए शक्तियों में था, इटली ने भी जीता फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। लेकिन हारे हुए लोगों में था जर्मनी, हारी हुई शक्तियों में जर्मनी था। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीता गया तो फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वारसाई ट्रीटी हुई, और वारसाई ट्रीटी के द्वारा जर्मनी को फ्रांस ने बिल्कुल दबा देना चाहा। जर्मनी को ऐसा लगा, फ्रांस को ऐसा लगा कि जर्मनी को बिल्कुल शक्तियों से खत्म कर दिया जाए। अगर जर्मनी में थोड़ी भी शक्ति रहेगी, इसको डिमिलिटराइज किया जाए, इसके लोहे कोयले के खादान छीन लिए जाएं, जिससे जर्मनी कभी भविष्य में शक्तिशाली न बनने पाए। यद्यपि इंग्लैंड ने फ्रांस को समझाया कि भाई एक बार युद्ध हो गया यार, युद्ध होने के बाद इतना दबाओ मत उसको। फ्रांस ने कहा नहीं, फ्रांस ने कहा इंग्लैंड तुम समझते नहीं, तुम तो इधर दूर हो। अच्छा, इंग्लैंड हमेशा इंग्लिश चैनल से सारे यूरोप से कट जाता है, इसे ज्यादातर मामलों में इंग्लैंड यूरोप की कोलाहल से थोड़ा दूर ही रहा है। लेकिन फ्रांस और जर्मनी तो एक दूसरे के पड़ोसी थे, और फ्रांस किसी कीमत पे नहीं चाहता था जर्मन का प्रभाव बढ़े। और अब देखेंगे यूरोप में एक और भी समस्या रही है पहले से ही, कि आप कह सकते हो हर समाज में किसी न किसी रूप में समस्या होती है। यूनानी ये मानते हैं कि हमसे ज्यादा सिविलाइज कोई नहीं है, और यूरोप की पूरी सभ्यता का आधार यूनान से हुआ है। ग्रीक का भी मानना है कि वी आर द मोस्ट सिविलाइज्ड पीपल इन द यूरोप, और पूरी दुनिया में ग्रीक तो यहां तक मानते हैं सबसे जो प्रभावशाली लोग पूरी दुनिया में पैदा हुए वो यूनान में ही पैदा हुए। अब ये बात बड़ा डिबेट का सवाल है। हिंदुस्तान के लोग कहते हैं कि देवभूमि यहीं पे है, और जब हिंदुस्तान से आप उत्तराखंड हिमाचल जाओ तो हिमाचल वाले कहते देवभूमि यहाँ है, उसके नीचे देवभूमि नहीं, जैसे जमीनी पुत्रो सब राक्षस, पहाड़ पे देवता। एंड दैट इज अ पॉइंट ऑफ डिबेट कि आखिर में विच लैंड बिलोंग टू द गॉड। यूनानी कहते हैं सबसे प्रभावशाली हम हैं। और दूसरी आप देखेंगे आधुनिक युग में हिस्ट्री की शुरुआत यूरोप में इटली से होती है। प्राचीन सभ्यता का वाहक यूनान रहा है। रीनेसा, पुनर्जागरण का आंदोलन कहां शुरू हुआ? इटली से। और वो इटली कहा जाता है कि जहां पे रोम साम्राज्य का भी हुआ करता था। जब यूनान का नगरीय शासन ध्वस्त हुआ तो सभ्यता का दूसरा विकास हुआ रोम में। और एक जमाना था जब पूरे यूरोप का चर्च केवल और केवल रोम में हुआ करता था।
एक यूनिफाइंग फैक्टर है पूरी यूरोप में, क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म। एंड देयर वाज ओनली वन चर्च फॉर द एंटायर क्रिश्चियनिटी। 28 देशों में 28 चर्च नहीं थे, केवल एक चर्च था। पूरी दुनिया का व्यक्ति रोम में आया करता था, पूरी दुनिया का, पूरे यूरोप का। इटालियन कहा करते थे हमसे बड़ा कोई नहीं। तीसरा, अंग्रेजों ने, आधुनिक युग में अंग्रेजों ने पूरी दुनिया का नियंत्रण कर लिया। अंग्रेज कहते हमसे बड़ा कोई नहीं। और अंग्रेजों का भी जो इंग्लैंड में भी जो एलीट क्लास है, फ्रेंच बोलता है। फ्रेंच कहते अंग्रेज अगर दुनिया को सबसे नियंत्रण करने वाले हैं, तो अंग्रेजों के दिल दिमाग में जो रहती भाषा और फ्रांस, इसे हम सबसे शक्तिशाली। और उधर जर्मन, जर्मन कहते हैं हमसे शक्तिशाली तो कोई हुआ नहीं। एक बात याद रखिए, ये पूरा का पूरा यूरोप में इस पहचान को लेकर बड़े संघर्ष हुए हैं। और अलग अलग इतिहास आप देखेंगे, अलग अलग इतिहास अलग अलग है। इंग्लैंड उदारवाद की दिशा में आगे बढ़े हुए हैं। फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी जब लठ डंडा नहीं चल लेंगे बात मानेंगे नहीं। इंग्लैंड का स्वभाव लखनवी स्वभाव है, लखनऊ वाले जो लोगों जैसा। लखनऊ में दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा था। एक व्यक्ति दूसरे को गाली ऐसे दे रहा है कि देखो मियां मुझे गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी मां बहन की शान में गुस्ताखी कर सकता हूं। यह लखनऊ गाली है। आधे घंटे बाद आप समझ पाएंगे यार वो गाली दे रहा है कि प्यार से बोल रहा है ये। और दूसरा, फ्रांसीसियों का अंदाज हरियाणी में निकाल, पहले लठ निकलेगा, बात बाद में होगी। पहले लठ से फैसला हो जाएगा, बातचीत बाद में हो जाएगी। फ्रांस में कोई परिवर्तन झगड़े के बिना हुआ ही नहीं। और जर्मनी में जितने यूरोप के आदर्शवादी विचार थे सारे जर्मनी में पैदा हुए। इसलिए जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, अब ये प्रवृत्ति फिर उभरी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को इंग्लैंड और फ्रांस ने जीता, जर्मनी हारा। और आप देखिए, पहला जर्मनी हारा इस वार में, दूसरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फ्रांस के साथ इटली और इंग्लैंड तीनों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीता। इटली को वो हिस्सा नहीं मिला जो उसे मिलना चाहिए था। इसका मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इटली वॉज अंडरमाइन, और उससे नीचे दिखाया किसने, ब्रिटेन और फ्रांस ने। इटली को यह बात हजम नहीं हुई, जर्मनी को यह हजम नहीं हुआ, हम हार कैसे गए। और तीसरा, यह अगला, उसी समय 1930s की डिकेड्स में यूरोप में आर्थिक मंदी थी। और आर्थिक मंदी के हालात ये थे, पूरे यूरोप में अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त, बेरोजगारी का संकट। और जर्मनी उस समय, जिस समय पूरे यूरोप में आर्थिक मंदी थी 1930 के दशक में, उस समय जर्मनी का समाज यूरोप का सबसे पढ़ा लिखा समाज था। यूरोप का सबसे पढ़ा लिखा समाज, जर्मनी के समाज पर नियंत्रण था यहूदियों का। कहा जाता है, जैसे आप देखेंगे इंडिया के बिजनेस पे नियंत्रण है मारवाड़ियों का, वैसे जर्मनी के बिजनेस पे नियंत्रण किसका था, यहूदियों का। यहूदी वेयर द मोस्ट एजुकेटेड एंड मोस्ट प्रोसेस्ड कम्युनिटी, संख्या में कम थे, प्रभाव बड़ा ज्यादा था यहूदियों का। और कहा भी जाता है कि जब 1930s में जर्मनी में आर्थिक मंदी आई, तो जर्मनी में मोस्ट नंबर ऑफ पीएचडी होल्डर्स देयर वर इन जर्मनी। जर्मनी में यूरोप के सबसे ज्यादा पीएचडी धारक थे। तो जर्मनी का समाज बड़ा ही पढ़ा लिखा था। लेकिन आप याद रखिए, इसके साथ ही आपको जोड़ दें, प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप इंडस्ट्रियलाइज था या पिछड़ा हुआ था, इंडस्ट्रियलाइज था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में शहर आ गए थे या ग्रामीण समाज था, यूरोपीय समाज शहरी था, इंडस्ट्रियलाइज था, अर्बन था। और ऐसे समाज में भौतिक आकांक्षाएं बहुत प्रमुख होती हैं। एक बात याद रखिए, इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी में, अर्बन सोसाइटी में रोजगार की बात बड़ा बड़ा मुद्दा बन जाता है। गांव में इतना मुद्दा नहीं होता, अरे खेत तो है ना, आराम से खाएंगे। गांव का आदमी बेरोजगारी में बिल्कुल दुखी नहीं होता। हाँ, शादी विवाह के बाद भले उसे फील ऐसा हो, दुखी नहीं होता। गया अपना खेत में, दो गन्ना तोड़ा चूस के, वहां कौन सा मैकडोनल्ड में जाना है दोस्तों, चिंता की बात है। 10-15 दिन पे एक निमंत्रण आ ही जाता है, कहीं की भंडारा होता ही रहता है, खा पी के मस्त। बाकी समय समय आम अमरूद हो जाते हैं, तो उसको बहुत चिंता उनता होती नहीं। एक बात याद रखिए,
और ग्रामीण समाज शहरी समाज के बीच खास फर्क है। ग्रामीण समाज में लोगों की कनेक्टिविटी आपस में खूब होती है, तो प्रोपेगेंडा आप नहीं चला सकते। शहरी समाज में ऐसा खूब होता है, शहरी समाज में लोग प्रचार से जानते हैं कोई चीज, ग्रामीण समाज में ऐसा नहीं होता। और कहा जाता है कि जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, इन सब में जर्मन सोसाइटी में इंडस्ट्रियलाइजेशन कम था, पढ़े लिखे लोग थे और जो शक्तिशाली थे वो यहूदी थे, तो जर्मन थोड़े इंडस्ट्रियलाइज कम थे। लेकिन बाकी इटली में और जर्मनी में भी थोड़ा जहां जहां था, रोजगार एक बड़ा मुद्दा बन गया। लोगों को लगा अगर हमें रोजगार चाहिए, हमें अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है। और आप याद रखिए जब ये मामला फंसा, एक कंडीशन और था, एक तरफ यूरोप अस्त व्यस्त, उसी बीच में अक्टूबर 1917 की क्रांति, मार्क्सिस्टों ने कहा वो लोहा गर्म है, हथौड़ा मार। जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फ्रांस युद्ध जीत के हार गया, इंग्लैंड युद्ध जीत के हार गया क्योंकि अर्थव्यवस्था खराब हुई, जर्मनी हार के हार गया, अर्थव्यवस्था खराब हुई, सम्मान दोनों गया। और आप ये देखिए लेकिन पूरे यूरोप में बड़ा डिससेटिस्फेक्शन था, वर्कर सड़क पे आने लगे थे, श्रमिक सड़क पे आने लगे थे, और ऐसा लगता था पूंजीपतियों को कि ना ये बड़ी समस्या हो सकती थी। उसी समय लेनिन को तो यूरोप में क्रांति करने का एक बड़ा अवसर दिखता था, और शायद जब लेनिन ये सोचा था कि हम कभी न कभी यूरोप में क्रांति कर लेंगे, उस समय की परिस्थितियां कुछ ऐसी ही थी। मार्क्सवादी उधर से दौड़ रहे थे, मार्क्सवादियों ने कहा ओ क्या फिट सिचुएशन आ रही है, और यूरोप यूरोप उसी दिशा में बढ़ रहा है। और लेनिन से पूछा गया, लेनिन महोदय ये बताओ यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को कैसे बताओगे? उनका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं है, ये पूंजीपतियों के बीच आपस में लड़ाइयां हैं अफ्रीका के संसाधनों को कब्जा करने के लिए, और यही हमारे लिए उपयुक्त समय है। ये सारे जो एशिया अफ्रीका के देश हैं सर्वहारा की भूमिका में है और हमारे साथ हैं, हम कम तोड़ देंगे, साम्यवाद का झंडा लहरा देंगे। उधर लेनिन के उत्साह बने हुए थे और इधर श्रमिकों की हड़ताल। और उधर तीसरी बात, इटली और जर्मनी दोनों देशों में न केवल उद्योग था, शहर थे, बल्कि शासन लोकतांत्रिक था। हाँ ये बात अलग है कि लोकतंत्र राज के माले में नहीं था कि एक व्यक्ति एक वोट, लेकिन पार्लियामेंट आ गई थी, पढ़े लिखे लोगों को मतदान का अधिकार हुआ करता था। इसका मतलब है इटली और जर्मनी दोनों जगह शासन लोकतांत्रिक था। और आप ये बात जानते हैं लोकतंत्र में लोगों को धरना करने के, प्रदर्शन करने की छूट होती है। लोकतांत्रिक शासन से अस्त व्यस्तता पहला, आर्थिक मंदी से बड़ा लोगों में निराशा, और उसी दौरान साम्यवाद ऐसा लग रहा था कि ना अब हम कब्जा कर लेंगे यूरोप। लेकिन इसी संदर्भ में एक ऐसा शासक निकला जिसने यूरोप को बदल कर रख दिया, जिसने यूरोप को बदल कर रख दिया। और सच पूछे लेनिन की आकांक्षाएं सच नहीं हो पाई, और उस व्यक्ति ने समाजवाद को पीछे छोड़ा, साम्यवाद को पीछे छोड़ा, और दुनिया में ऐसी विचारधारा पैदा कर दी जो लोग कहते हैं उसके पहले नहीं थी। इसलिए ये विचारधारा 20वीं शताब्दी में ही, उदारवाद 16वीं शताब्दी से आया, समाजवाद 19वीं शताब्दी से, फारसीवाद कब से? 20th सेंचुरी। और अब जरा सोचिए इस कॉन्टेक्स्ट में फारसीवादियों का सेंटर क्या था? पहला, अच्छा कई प्रश्न आप पूछते हैं तो कई प्रश्नों का मैं जवाब नहीं देता, क्यों? मुझे पता है कि आगे उसका जवाब विस्तार से देना है, इसलिए कि जो आप प्रश्न बोल के मैं जवाब नहीं दे रहा हूं उसका कारण है। तो अगला है, फारसीवादियों का सेंटर क्या है? अल्ट्रा नेशनलिज्म। इनका मूल विचार क्या है? अंध राष्ट्रवाद। अल्ट्रा नेशनलिज्म।
अब बताइए, उदारवादी व्यक्ति को क्या मानते हैं? हमेशा कंपेयर कर चलेंगे। अच्छा बताइए, पहला, पहले आप या पहले राष्ट्र? क्या? बहुत ध्यान से देखने की बात है। फॉर लिबरल्स इंडिविजुअल फर्स्ट, स्टेट कम्स लेटर। व्यक्ति पहले है, राष्ट्रवाद में आएगा। समाजवादियों के अनुसार क्या? समाज है, क्लास पहले है, तब स्टेट। और मार्क्स ने तो स्टेट को माना ही नहीं। मार्क्स ने कहा स्टेट इज ए बुर्जुआजी एजेंसी। लेकिन जरा सोच के देखिए, इसीलिए जब एक एक बात हम आगे बढ़ेंगे, कंपेयर करके आगे बढ़ेंगे। उदारवादी व्यक्ति को महत्व देते हैं, समाजवादी समुदाय को, मार्क्सवादी वर्ग को, फांसीवादी राष्ट्रवाद को। और आप याद रखिए, राष्ट्रवाद का सीधा सा मतलब है, अब जब हम बेसिक बातें बताते हैं तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होती बेसिक बातें, लिखना सैद्धांतिक बात। जैसे मैं राष्ट्रवाद का मतलब बताऊं तो उत्तर में लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन राष्ट्रवाद का मतलब अगर आपको बता दें, हमारी एक सामूहिक पहचान है। नेशनलिज्म इज आवर कलेक्टिव आइडेंटिटी। इसका मतलब हमारी पहचान दो होती है, एक व्यक्तिगत, दूसरा सामूहिक। अब व्यक्तिगत पहचान का मतलब है कि आपकी पढ़ाई क्या है, एज क्या है, एजुकेशन क्या है, लोकेलिटी क्या है, आपकी व्यक्तिगत पहचान है। राष्ट्र का मतलब है कि आपकी सामूहिक पहचान क्या है। तो जैसे जर्मनी की सामूहिक पहचान क्या है? लैंग्वेज, भाषा। अगर कोई जर्मन बोलने वाला व्यक्ति कहीं आपको मिलेगा तो आप समझ लेंगे जर्मनी का है। बाकी आपको ये नहीं पता है कि उसकी क्या इकोनॉमिक स्टेटस है, कहाँ जॉब करता है, क्या क्वालिफिकेशन है। इसे आप याद रखिए, राष्ट्र का मतलब क्या है? हमारी सामूहिक पहचान को बताता है, व्यक्तिगत पहचान नहीं। दूसरी है, राष्ट्र की बात है इट्स इमोशन, इट्स सेंटिमेंट। इसलिए बहुत ध्यान से आप देखिए, राष्ट्र की पहचान विवेक पर आधारित नहीं होती। सेंटिमेंट, साइकोलॉजी, भावना विवेक से नहीं चलता। भाई जब मैं कहते हैं आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, अब किस बात के लिए प्राउड करते हैं ये हमें नहीं पता है। ये दिल करता है। कई बात लोग यहाँ थोड़ा प्रतीक उर्तीक लेके दिल पे ही एकदम झंडा लेके चलते हैं। मतलब अब उनसे पूछा जाए भाई राष्ट्र का मतलब आपके लिए क्या है, उसे मतलब नहीं है, दिल की बात है। भारत जीत गया तो दिल को अच्छा लगा कुछ, पर पाकिस्तान हार गया उससे भी अच्छा लगा। इसके पीछे रीजन है मुझे नहीं पता, लेकिन दिल है कि मतलब इसलिए। अब ये बताइए, ये क्रिकेट टीम वहां जीती या भारत जीता? राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद। अब आप देखेंगे, इसीलिए राष्ट्रवाद क्या है? सेंटिमेंट है, मनोवैज्ञानिक लगाव है। नेशनलिज्म का मूल फील क्या होता है? दूसरे से आपका पहचान हो, वी आर इंडियन। अच्छा, जो जर्मन वी आर फ्रेंच, वी आर ऑस्ट्रेलियन, यानी एक का दूसरे से साइकोलॉजिकल आंतरिक लगाव होता है, मनोवैज्ञानिक। मतलब वो अपने साथ उसका अटैचमेंट होता है, मतलब वो अपने साथ उसके संबंध बताता है, दैट इज नेशनलिज्म। लेकिन आप याद देखिए, अब ये मनोवैज्ञानिक लगाव है, सेंटिमेंट है, भावना है। बात को फिर याद दिला दे, राष्ट्रवाद का मतलब है राज्य से नहीं है, सरकार से नहीं है। जब मैं कह रहा हूं सरकार भावना नहीं है, सरकार तो दिखने वाली चीज है। भाई गवर्नमेंट क्या है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। गवर्नमेंट अलग है, राष्ट्र अलग है। राष्ट्र का मतलब है साइकोलॉजी है, ये भावना है, ये हमारी सामूहिक पहचान है, ये राष्ट्र की बात है। और एक खास बात है, ये बात निश्चित तौर पर है, कलेक्टिव आइडेंटिटी, साइकोलॉजी, भावना, इन सब चीजों को व्यवस्थित करने के लिए कहीं न कहीं सरकार भी आवश्यक है। इसलिए आप देखेंगे भावना भावना दिखती नहीं। जैसे मान लीजिए आप किसी तक अपनी भावना पहुंचाना चाहते हैं, वो समझ ही नहीं रहे। भावना में ही तो होता है,
कई बार ऐसा एक तरफा प्यार होता है दोस्तों, बड़ी बेकार बीमारी है। एक तरफा प्यार का मतलब है कि आपकी भावना दूसरे तक पहुंच नहीं पाई, यू आर अनेबल टू कम्युनिकेट सेंटिमेंट। ऐसा मामला ही है कि दूसरे तक नहीं पहुंच पाता, और हनुमान जी है बार बार फाड़ते रहेंगे, दिखाओ देखो तुम मेरे दिल में हो या हो जो भी है, दिखा नहीं पाएंगे। इसे याद रखिए, सेंटीमेंट को व्यक्त करने कुछ माध्यम है, जिसको आपको लगता है जिसके साथ आपका अटैचमेंट है, समय समय पर गिफ्ट देते रहिए, उसमें कुछ लिख दीजिए, मैसेज करते रहिए ऐसे वैसे। मतलब किस अर्थ में समझ रहे हैं? आपके दोस्त के साथ ऐसे मैसेज नहीं हो सकते? कमाल की बात। अच्छा आप याद रखिए, अब दोस्त का मैसेज मुझे देना, नंबर मुझे देना पड़ेगा क्या? अब याद रखिए, इसीलिए जिस तरीके से हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के प्रतीकों की आवश्यकता पड़ती है, वैसे भारत का तिरंगा है, राष्ट्रगान है, राष्ट्रध्वज है, इसलिए हर राष्ट्र अपना एक सिंबल रखता है फॉर मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर इमोशंस एंड सेंटिमेंट। ये राष्ट्र है।